चलिए, तो वेरी गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज आ रही है सभी को ऑनलाइन? अच्छा, क्लियर है? कुछ इशू है क्या, ये मुझे सबसे पहले बताइए, क्योंकि थोड़ा टेक्निकली अपडेटेशन चल रहा है। टूल्स अपडेट्स में शायद हो सकता है आवाज या फिर विजिबिलिटी वगैरह थोड़ा कुछ इशू रहे, तो पहले क्लियर कर दीजिए सो दैट हम लोग प्रॉपरली स्मूथली कंडक्ट कर पाए लेक्चर। ठीक है, क्लियर है सभी को? ओके, लेट्स स्टार्ट। सो चलिए देखिए, तो कल के लेक्चर तक हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा है। अभी ठीक है, ठीक है। सो कल के लेक्चर में हम लोग जो पढ़ रहे हैं या फिर 2-3 लेक्चर से जो पढ़ रहे हैं हम लोग, तो वो साइक्लोन्स के बारे में हमने पढ़ा है डिटेल में। तो उसका ही अभी ये थोड़ा आगे का जो एक्स्ट्रा सेक्शन है जो पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है या फिर टेम्परेट साइक्लोन्स है, करेक्ट, ये अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बट थोड़ा उसका फॉर्मेशन वगैरह अलग होता है, करेक्ट। तो एग्जैक्टली हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन या टेम्परेट साइक्लोन नहीं कहेंगे, बट साइक्लोन लाइक कंडीशन कहेंगे, ठीक है, जो बनती है। तो उनमें से एक फिनोमेना है, इट इज कॉल्ड पोलर वर्टेक्स। अब ये पोलर वर्टेक्स है, एज यू कैन सी देयर, पोलर, पोलर मींस पोल, करेक्ट। सो पोलर है, इसका मतलब ये रिस्ट्रिक्टेड होंगे पोल रीजन में। हाँ यस, ये जो हमारा पोलर रीजन है, मतलब नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो इन्हीं रीजन में ये यूजुअली बनते हैं, करेक्ट। बट व्हाट इज वर्टेक्स दे? पोलर तो वहां से समझ में आ गया हमें कि भाई इट इज पोलर, बट व्हाट इज वर्टेक्स? वर्टेक्स क्या होता है ये भी समझना जरूरी है। तो वर्टेक्स होता है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो ये वैसे तो इमेज एक्चुअल पोलर वर्टेक्स की नहीं है, ये इमेज है एक्चुअली वाटर। वाटर जब गायरे फॉर्म करता है ना, गायरे फॉर्म करना मतलब एकदम सर्कुलर इस तरीके से मूवमेंट जब होती है वाटर के बीच में, तब हमने देखा है कि इस तरीके से जब गायरे फॉर्म होता है, गायरे मतलब होता है सर्कुलेटरी मोशन, जो वाटर की सर्कुलर मोशन होती है, तो उससे तो अंदर में हमने देखा है कि अगर मान के चलो कि यहाँ पे आपने कुछ डाल दिया, जैसे कि लीव्स वगैरह है, तो वो लीव्स हमें पता है कि अंदर तक चला जाता है, करेक्ट। तो इस तरीके का आपका विंड का या फिर एयर का भी सर्कुलेशन बनता है, जो अपर एयर होता है, मतलब आपके सर के ऊपर। तो बेसिकली क्या है, समझ लीजिए कि होल जो कुछ हमारा एटमॉस्फेयर है, इट इज एक्ट लाइक जैसे वाटर है, करेक्ट। और वाटर में कहीं पे ऊपर में इस तरीके का दायरे फॉर्म होता है, और इसी को कहा जाता है एक्चुअली पोलर वर्टेक्स। तो ये एग्जैक्टली मैंने सिर्फ दिखाने के लिए मैंने दिखाया इमेज कि एग्जैक्टली वर्टेक्स क्या होता है। वर्टेक्स इज नथिंग बट सर्कुलेटरी मोशन, बट एकदम से वो सर्कुलेटरी रहेगी, बट वो सेंटर में इस तरीके से टेपर्ड बनती जाएगी। जैसे कि ये तो ऊपर से है, अगर इसको हम लोग अगर दिखाते हैं नीचे में, तो ये इस तरीके से नीचे में एक्सटेंडेड होता है, इस तरीके से नीचे में एक्सटेंडेड होता है। तो दिस इज नथिंग बट डायरेक्ट। तो आप हम लोग यहां से देख रहे हैं इसे, बट नीचे में अगर जाएंगे तो ये फनल शेप बनते चलता है, इसे हम लोग फनल शेप कहते हैं, करेक्ट। तो फनल शेप इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम लोग पोलर वर्टेक्स कहते हैं। तो अभी ये क्यों बनते हैं, क्या बनते हैं, क्या होते हैं एग्जैक्टली पोलर वर्टेक्स, वो समझते हैं, और इसका क्या इंपैक्ट होता है क्लाइमेट के ऊपर, वो हम लोग जानेंगे। तो देखो, सो व्हाट इज वर्टेक्स? वर्टेक्स, द टर्म वर्टेक्स मींस व्हर्लिंग मास ऑफ फ्लूइड और एयर, स्पेशली व्हर्लपूल और व्हर्लविंड। तो बेसिकली क्या है,
ये जनरलाइज डेफिनेशन है, पोलर वर्टेक्स की नहीं है, सिर्फ वर्टेक्स की डेफिनेशन है। ठीक है, वर्टेक्स क्या होता है, मतलब जो हम लोग जो कुछ सर्कुलेटरी मोशन कह रहे हैं तो वो एग्जैक्टली क्या होता है। सो वर्टेक्स मींस व्हर्लिंग मास। व्हर्लिंग मतलब होता है घूमना, जो मैं सर्कुलेटरी मोशन कह रहा हूं तो व्हर्लिंग होता है घूमना ऑफ फ्लूइड और एयर। जैसे हमने यहाँ पे इमेज लगाई वो लिक्विड की है, मतलब फ्लूइड की है, बट वो एयर का भी हो सकता है। करेक्ट। सो फ्लूइड और एयर का जो व्हर्लिंग मास है, स्पेशली जो व्हर्लपूल और व्हर्लविंड होती है, जिससे ही क्या बनता है, व्हर्लपूल या फिर व्हर्लविंड बनती है। ठीक है, तो बेसिकली ये ब्रांड आपने सुना होगा ना, व्हर्लपूल। व्हर्लपूल के जो आपके क्या व्हर्लपूल की क्या आती है, वॉशिंग मशीन। करेक्ट। सो वॉशिंग मशीन वगैरह हमने देखा है ना पर्टिकुलरली। करेक्ट। सो ये वॉशिंग मशीन वगैरह यहाँ पे इसका नाम दिया गया। एक्चुअली वॉशिंग मशीन में भी हमने देखा है कि कपड़े इसी तरीके से घूमते हैं और साफ होते हैं। करेक्ट। तो ये एक्चुअली नाम वहीं से डिराइव करा गया है, व्हर्लपूल। तो व्हर्लपूल मतलब क्या कि ऐसा पूल कि जहां पे इस तरीके के दायरे बने हुए हैं जो एक्चुअली वाटर को एक सेंट्रलाइज वे में नीचे लेके जा रहे हैं। तो ऐसा दायरे आपने शायद देखा होगा, या फिर घर में भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमने बड़े लेवल पे कोई तो वाटर बना दिया तो उसमें भी शायद आपने पानी घुमा दिया, तो वही आपका वर्टेक्स रहेगा। तो अगर मान के चलो वो वाटर का है, अगर वो वाटर से बना हुआ है मतलब फ्लूइड का है, तो इट इज कॉल्ड एज व्हर्लपूल। बट अगर मान लो वो विंड का है, मतलब एयर का है, तो इट इज कॉल्ड व्हर्लविंड। ठीक है, इट इज कॉल्ड व्हर्लविंड। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं पोलर वर्टेक्स, इट इज ऑफ एयर। ठीक है, वो एयर का रहेगा, मतलब व्हर्लविंड रहेगा। आप लोग वाटर का नहीं पढ़ने वाले। मैंने इमेजेस दो यहाँ पे वाटर की लगाई हुई है, ये सिर्फ आपको समझने के लिए, ठीक है, समझाने के लिए। क्लियर। बट एक्चुअली पोलर वर्टेक्स होता है एयर का फेनोमेना। करेक्ट। अभी देखो पोलर वर्टेक्स क्या होता है, ये तो सिंपल वर्टेक्स की डेफिनेशन थी। तो इट इज ए अपर लेवल। अभी देखो वन एक सबके सब वर्ड बड़े मैटर करते हैं जब आप डेफिनेशन लिखते हो तब। करेक्ट। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अ पोलर वर्टेक्स इज अ अपर लेवल लो प्रेशर एरिया लाइंग नियर वन ऑफ द अर्थ्स पोल। अपर लेवल, याद रखो, अपर लेवल लो प्रेशर एरिया। तो इसका मतलब क्या होता है समझिए। हमने इसके पहले पढ़ा था कि जब भी ग्राउंड हीटअप होता है तब एयर राइज करती है। एयर राइज करती है, वो राइज करने के बाद यहां से एयर जब निकल जाती है तो यहाँ पे लो प्रेशर बनता है, क्योंकि यहाँ की एयर निकल चुकी है। वही डिफ्लेक्ट होती है एयर। करेक्ट। और वही कहीं पे सबसाइड भी होती है। जहां पे एयर सबसाइड होती है वहां पे हाई प्रेशर बनता है। करेक्ट। तो ये तो हमने बेसिक पढ़ा था। बट मैंने ये भी कहा था ये ग्राउंड की कंडीशन है, और ग्राउंड की कंडीशन की अपोजिट अपर एयर की कंडीशन होती है। लाइक लो प्रेशर के अपोजिट यहाँ पे क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। करेक्ट। उसी के साथ साथ जो हाई प्रेशर है उसका ही अपोजिट यहाँ पे क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। ठीक है। तो इस तरीके से हाई प्रेशर लो प्रेशर हाई प्रेशर लो प्रेशर का एक सिस्टम बनता है। करेक्ट। तो बेसिकली अभी हमारी डेफिनेशन क्या है वो समझिए। डेफिनेशन ये है कि इट इज एन अपर लेवल लो प्रेशर एरिया। अपर लेवल लो प्रेशर एरिया मतलब ये वाला सिस्टम। समझ आ रहा है आपको। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। लो प्रेशर सबको लगता है ग्राउंड के पास हो रहा है। यूजुअली हम लोग लो प्रेशर हाई प्रेशर ग्राउंड के कंटेक्स्ट में समझते हैं, बट यहाँ पे क्या कहा गया है, अपर लेवल लो प्रेशर एरिया। तो अपर लेवल लो प्रेशर एरिया बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी फिलहाल ये मिटा रहा हूं क्योंकि ये कुछ काम का नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पे लो प्रेशर एरिया जो बनेगा वो क्या करेगा, इस तरीके से दायरे बनाएगा और वहां की एयर ग्राउंड के पास सबसाइड होगी। करेक्ट। तो दिस इज नथिंग बट अपर एयर लो प्रेशर एरिया। तो ये जो लो प्रेशर एरिया जब आ रहा है तो ग्राउंड के पास क्या बनेगा, ग्राउंड के पास हाई प्रेशर रहेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको। सो अपर लेवल लो प्रेशर एरिया। तो बेसिकली यूजुअली ये इस तरीके से नहीं होता। हमने देखा है कि भाई हाई प्रेशर लो प्रेशर का जो सिस्टम होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर का, तो यहाँ पे क्या होता है कि एयर राइज करती है, फिर डाइवर्ज होती है, डाइवर्ज ही फिर सबसाइड होती है। बट ये नॉर्मल सर्कुलेशन है, मतलब कि ये जो सर्कुलेशन हो रहा है लो प्रेशर पे एयर का राइज होना, देन हाई प्रेशर पे जहां पे भी एक लिमिट है ट्रोपोस्फियर की, वहां पे डाइवर्ज होना, वहां पे तो हाई प्रेशर बनेगा और डाइवर्ज होने के बाद कहीं पे सबसाइड होना। ये तो नॉर्मल सर्कुलेशन था जो इसके पहले हमने देखा था। बट अभी क्या हो रहा है, जहां पे लो प्रेशर ऑलरेडी बना हुआ है ना, वहां की एयर एक्चुअली सर्कुलेटरी मोशन परफॉर्म कर रही है। और यहाँ पे सर्कुलेटरी मोशन परफॉर्म करने के बाद जो भी एयर फिर यहाँ पे इन होती है, क्योंकि ये लो प्रेशर है ना, लो प्रेशर में अपर एयर लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर सराउंडिंग जहां जहां पे भी हाई प्रेशर है अपर एयर में, वहां की एयर यहाँ पे पुल की जाएगी। और यही पुल की एयर एक्चुअली सर्कुलेटरी मोशन करते करते नीचे में आती है। करेक्ट। वो नीचे में आती है सर्कुलेटरी मोशन परफॉर्म करके, और यहां पे फिर हाई प्रेशर के पास कलेक्ट हो जाती है ग्राउंड के पास।
तो ये स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। तो पोलर वर्टेक्स का ना कभी कभी ना हमें अंडरस्टैंडिंग बड़ा ही गलत हो जाता है, तो हम लोग कंफ्यूज हो रहते हैं कि एग्जैक्टली पोलर वर्टेक्स क्या होता है। तो पोलर वर्टेक्स इज अपर लेवल लो प्रेशर एरिया लाइंग नियर द वन ऑफ द पोल। और जैसे हमने कहा कि ये जो कुछ वर्टेक्स बन रहा है, इस तरीके की जो सिस्टम बन रही है, जो विंड की एयर की सिस्टम बन रही है, वो पोल के ऊपर बनती है यूजुअली। अदर देन पोलर रीजन वो कहीं पे बनता नहीं है, करेक्ट। मतलब ना आपका मिड लैटिट्यूड पे बनेगा, ना लोअर लैटिट्यूड पे बनेगा। लोअर लैटिट्यूड मतलब ट्रॉपिकल एरिया में नहीं बनेगा, वो बियॉन्ड 60-70 डिग्री वाले जो हमारे एरियाज है, तो वहां पे वो यूजुअली फॉर्म होता है, पोल्स के ऊपर फॉर्म होता है। तो बेसिकली अगर मुझे दिखाना है इन्हें पोल्स के ऊपर, तो आप ऐसे दिखा सकते हो कि मान लीजिए कि ये हमारा हाँ, ये हमारी अर्थ है और अर्थ के ऊपर यहाँ पे पोल, तो यहाँ पे ऐसे गायरे फॉर्म होके नीचे आएगा, तो यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाएगा। और यहाँ पे अपर एयर में क्या है, लो प्रेशर है, करेक्ट। और बेसिकली हमने एक चीज पढ़ी थी, याद होगा तो आपको एक चीज पढ़ी थी हमने, क्या पढ़ी थी कि जो हमारे प्रेशर बेल्ट थे उसमें ये हमारा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट था, उसके बाद जो 30 डिग्री वाला था वो सब पोलर हाई प्रेशर था, सब ट्रॉपिकल नहीं, सब ट्रॉपिकल हाई था। और उसके बाद 60 डिग्री पे जो था वो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट था, और उसके बाद पोलर हाई प्रेशर था। तो बेसिकली पोल के पास हाई प्रेशर ही है, क्योंकि ग्राउंड के पास तो हाई प्रेशर है, अभी हमने देखा ग्राउंड के पास हाई प्रेशर ही है, और पोलर रीजन में ये बन रहा है, करेक्ट। तो ये फिर क्या अलग है, कैसे अलग है, तो इसमें एक ही चेंज है। यूजुअली एयर यहां से जब जाती थी, मतलब हाई प्रेशर से यहां पे आती थी, करेक्ट। मतलब इस ग्राउंड के पास हाई प्रेशर बना हुआ है, तो हमने देखा था कि ग्राउंड वाले एरिया से लो प्रेशर के एरिया में विंड जाती है, जैसे कि पोलर हाई से ग्राउंड के पास मैं बता रहा हूं, तो ग्राउंड के पास पोलर हाई से सब पोलर लो तक एयर जाती है। सिमिलरली इस सब ट्रॉपिकल हाई से इसी सब पोलर लो के पास एयर जाती है। बट यही एयर फिर क्या करती है, ऊपर भी जाती है। क्यों ऊपर जा रही है, क्योंकि लो प्रेशर एरिया तब बनेगा जब ग्राउंड के पास की एयर राइज करेगी, वो राइज करने के बाद फिर से डिफ्लेक्ट होती है अपर एयर में। अपर एयर में डिफ्लेक्ट होती है, कहां पे जाती है, एक तो उसकी ब्रांच जाती है टुवर्ड्स पोलर हाई, एंड दूसरी जाती है आपकी टुवर्ड्स सब ट्रॉपिकल हाई, करेक्ट, अपर एयर में। और फिर से ये सबसाइड होती है, सबसाइड होने के बाद ग्राउंड पे यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है। बट अपर एयर कंडीशन क्या है, यहाँ पे लो प्रेशर है ग्राउंड के पास, यहाँ पे, करेक्ट, मतलब सब पोलर लो के पास लो प्रेशर है, बट यहाँ पे हाई प्रेशर है। इसी अपर एयर हाई प्रेशर से ये जो कुछ अपर एयर लो प्रेशर एरिया है जो बना है पोल के ऊपर, वहां पे एयर ड्रैग की जाती है, करेक्ट। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है ना कि जो एयर था, यहां पे देखो, लेट्स से कि ये जो कुछ लो प्रेशर है हमारा, ये सब पोलर लो है, अभी के समझने के लिए हम लोग इसको सब पोलर लो कह रहे हैं। तो सब पोलर लो पे जब एयर राइज करेगी तब वहां पे लो प्रेशर बनेगा, करेक्ट। ये तो हमने पढ़ा हुआ है कि यहाँ की एयर राइज कर जाती है, तो उसके कारण यहाँ पे लो प्रेशर बनता है। बट वो डाइवर्ज होता है कहीं ना कहीं पे, और डाइवर्ज कहां पे हो रहा है, एक तो वो जा रहा है सब ट्रॉपिकल हाई के पास, जहां पे सब ट्रॉपिकल हाई, तो यहाँ पे एक तो वो सबसाइड होगा, या फिर इसी सब पोलर लो से, मतलब इसी सब पोलर लो से एयर यहाँ पे पोलर हाई के पास जाएगी, इस तरीके से। बट पोलर हाई के पास वो सबसाइड होने वाली है। सबसाइड क्यों होगी, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो प्रेशर बेल्ट बन रहे थे उनमें से दो प्रेशर बेल्ट ऐसे हैं, मतलब दिस वन दैट इज इक्वेटोरियल लो एंड पोलर हाई, दोनों जो है वो आपके थर्मल इन ओरिजिन है, ठीक है, थर्मल इन ओरिजिन है, क्योंकि उनका ओरिजिन ही थर्मल डिफरेंस की वजह से हुआ है, क्योंकि पोल बहुत ज्यादा कोल्ड होता है और वहां की एयर इतनी कोल्ड होने के कारण हेवी होती है, वो सबसाइड होती है, हाई प्रेशर बनाती है। बट इक्वेटर के पास वही कंडीशन अपोजिट होती है, क्योंकि इक्वेटर रिसीव्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, करेक्ट। तो उसके कारण वहां की एयर लो बन जाती, सॉरी हल्की बन जाती है, और हल्की होने के कारण वो सब राइज करती है, या फिर कन्वेक्शन होता है। कन्वेक्शन के कारण क्या होता है, ग्राउंड के पास की एयर निकल गई है, अगर निकल गई तो लो प्रेशर बनेगा, करेक्ट, सिंपली क्लियर। तो बेसिकली ये दो जो प्रेशर बेल्ट थे हमने जब पढ़ा था, तो वो एक्चुअली आपके थे थर्मल इन ओरिजिन, और बीच वाले दो जो प्रेशर थे दैट इज सब ट्रॉपिकल एंड सब पोलर लो, उनको हम लोग डायनामिक इन ओरिजिन कहते हैं, करेक्ट। बट अल्टीमेटली मैं जो कहने का मतलब मेरा एक ही है कि भाई ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट से जो एयर राइज करती है वो दो तरफ डाइवर्ट हो सकती है, मतलब यहां से राइज करने वाली एयर एक तो आपकी सब ट्रॉपिकल हाई के पास भी आ सकती है, और दूसरी जा सकती है आपकी पोलर हाई के पास। बट जब वो पोलर हाई के पास जा रहा है तो वो सिंपल सबसाइड नहीं हो रही है, सिंपल ऐसे सबसाइड नहीं हो रही है, वो एक्चुअली इस दायरे का पार्ट बन रही है, इस वर्टेक्स का पार्ट बन रही है, और इस वर्टेक्स में जो एंटर हो रही है तो वो घूमता है पूरा एयर का एक पूरा सर्कुलेशन, और ये फिर सबसाइड होती है ओवर पोलर रीजन, तो इसे कहा जाता है पोलर वर्टेक्स। तो बेसिकली डेफिनेशन याद रखना, ये वर्ड आने ही चाहिए किसी भी हालत में। इट इज एन अपर लेवल लो प्रेशर एरिया लाइंग नियर वन ऑफ द अर्थ पोल। नाउ टू पोलर वर्टिसेस व्हिच आर ओवरलाइंग द नॉर्थ एंड
साउथ पोल, तो लॉजिकली फिर कितने पोलर वर्टेक्स बन सकते हैं? दो पोलर वर्टेक्स बन सकते हैं, एक बनेगा नॉर्थ पोल के ऊपर, एक बनेगा साउथ पोल के ऊपर, ठीक है। इट रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज एट द नॉर्थ पोल, वहां पे फिर से हमारा वही नियम लग रहा है जो आपका साइक्लोन्स के लिए लगा था। नॉर्थ हेमिस्फीयर में काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होता है। इसका मतलब बेसिकली ये कहना चाह रहा हूं कि नॉर्थ पोल पे जो आपका वर्टेक्स बन रहा है उसका जो कुछ रोटेशन रहेगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा, और साउथ हेमिस्फीयर में भी ऐसा ही एक वर्टेक्स बनेगा। करेक्ट, इस तरीके से ये उल्टा दिखा रहा हूं क्योंकि ऑब्वियस है कि साउथ हेमिस्फीयर में यही सिस्टम उल्टी रहेगी, तो यहां पे जो कुछ आपका सर्कुलेशन बनेगा ये क्लॉकवाइज सर्कुलेशन रहेगा, ये भी याद कर लेना, ठीक है। सो रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज एट द नॉर्थ पोल कॉल्ड साइक्लोन एंड क्लॉकवाइज एट द साउथ पोल। तो ये दोनों याद रखना, दोनों साइक्लोनिक कंडीशन ही है, दोनों साइक्लोनिक कंडीशन ही है, जो नॉर्मल साइक्लोनिक कंडीशन हम लोग कहते हैं ना वही है, बट नॉर्थ हेमिस्फीयर में उसका जो रोटेशन है या फिर जो विंड है, जो व्हर्लिंग बन रहा है वो आपका काउंटर क्लॉकवाइज रहेगा, और आपका साउथ हेमिस्फीयर में जो बन रहा है पोल के ऊपर एक पोलर वर्टेक्स वो क्लॉकवाइज रहेगा, तो इसे कहा जाता है पोलर वर्टेक्स, ठीक है। अब ये न्यूज में क्यों होता है वो समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि सिग्निफिकेंस एक्चुअली वो है, करेक्ट, क्योंकि पोलर वर्टेक्स फेनोमेना कुछ नया फेनोमेना नहीं है, ये बड़ा पुराना फेनोमेना है, 50 60 70 साल से इसका चल रहा है, पूरा डेवलपमेंट चल रहा है, उसका रिसर्च चल रहा है, सब लोग कर रहे हैं, करेक्ट। बट ये समझिए कि पोलर वर्टेक्स का और हमने कल जो जेट स्ट्रीम पढ़ा था, ठीक है, उसका क्या रिलीवेंस है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी देखो, जैसे मैंने कहा पोलर वर्टेक्स यूजुअली कहां तक होता है, वो होता है आपका 60 डिग्री बियॉन्ड वाला, ठीक है, 60 डिग्री के बियॉन्ड का जो एरिया होता है पोलर रीजन में वहां तक होता है, यूजुअली उसका प्रेजेंस वहीं पे होता है। तो अभी होता क्या है कि हमने कल ये भी पढ़ा था कि जो हमारे अलग अलग, हाँ, कल हमारे जो अलग अलग ये ट्रॉपिकल रीजन, ये टेम्परेट रीजन, ठीक है, तो मतलब ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री ट्रॉपिक्स, और ये 66.5 डिग्री दैट इज आर्टिक सर्कल, करेक्ट, एंड दिस इज पोलर रीजन, ठीक है, पोल, क्लियर। अभी देखो हमने जो पढ़ा था कल, मैंने जो बताया था कि जो हमारे मेंडेरिंग वेव्स थे जिसे हम लोग कह रहे थे जेट स्ट्रीम, तो उनमें से दो जेट स्ट्रीम जो बन रही थी, उनमें से एक जेट स्ट्रीम जो थी वो एक्चुअली 30-35 डिग्री पे होती है, जिसे हमने नाम दिया था सब ट्रॉपिकल, याद होगा आपको, ठीक है, कल के सब ट्रॉपिकल नहीं, हाँ सही है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ठीक है, मतलब वो सब ट्रॉपिक्स में, एग्जैक्टली ट्रॉपिक्स में नहीं बट ट्रॉपिक्स से थोड़ा दूर अबाउट 30 डिग्री पे वो रिसाइड करती है, करेक्ट, 30-35 डिग्री पे, उसे हम लोग कहते हैं सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। और दूसरी जो जेट स्ट्रीम थी इसकी ही बीच में थी, और इसे हम लोग कहते थे पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम, ठीक है, याद है आपको, पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम। और बची हुई जो जेट स्ट्रीम थी, फिर एक मतलब दो जो बचे हुए थे वो टेम्पररी नेचर के या मतलब सीजनल नेचर के थे। एक जो बनती थी वो बनती थी आपकी इधर में, मतलब पोल के पास, जिसे हम लोग कहते थे पोलर नाइट जेट स्ट्रीम, करेक्ट, पोलर नाइट जेट स्ट्रीम, जो सिर्फ विंटर के सीजन में बनती है यूजुअली, ठीक है। और यहाँ पे फिर 0 to 23 डिग्री के बीच में, मतलब ट्रॉपिकल रीजन में एक ईस्टवर्ड फ्लो करने वाला आपका ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम बनता है, करेक्ट। तो इस तरीके से 4 जेट स्ट्रीम थे, बट मैंने एक चीज कही थी आपको कि यहाँ पे ये जो दो है ना 23.5 डिग्री टू 67.5 डिग्री, जिसको हम लोग टेम्परेट रीजन कहते हैं, तो इसी टेम्परेट रीजन के दो जो आपके जेट स्ट्रीम है ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो पोलर जो है पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम का जो लोकेशन है वो अबाउट 45, 50, 60 डिग्री तक रहता है, ठीक है, 50 to 60 डिग्री तक वो अलाइन होती है, और ये 30 डिग्री पे होती है, ठीक है। तो अभी इसका क्या रिलीवेंस है, एक बात समझिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाली देखो, अभी पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम है ना, पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम में कह रहा हूं का पर्टिकुलरली जो एक्चुअली आपका 50 डिग्री तक एग्जिस्ट करती है यूजुअली, ठीक है। तो अभी होता क्या है ना कि जब ये वर्टेक्स बना हुआ है तो ये ना बाइंड किया जाता है, मतलब ये जब घूम रहा है ना, तो ये घूमने के लिए तो वो इतना फैल सकता है, कितना भी फैल सकता है, घूम कहां पे रहा है, पोल्स के ऊपर, ये एक्सपांड भी हो सकता है, करेक्ट, एक्सपांड होगा तो कहां तक एक्सपांड होगा, नीचे नीचे जाएगा, मतलब टुवर्ड्स टेम्परेट रीजन, टुवर्ड्स ट्रॉपिकल रीजन ये जा सकता है। बट एक्चुअली क्या है ना, इनको एक पर्टिकुलर सिस्टम जो है ना विंड की, वो बाइंड करे होते, उनको ना उसके बाहर ज्यादा वो एक्सपांड नहीं करने देता जब तक उसका हम लोग कहते हैं ना स्ट्रांगनेस है, मतलब वो जब तक अवेलेबल है, वो जेट स्ट्रीम जब स्ट्रांग है ना, इसको एक्चुअली वो बाहर नहीं जाने देता, और वही है आपका जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम का एक फंक्शन है, जेट स्ट्रीम क्या कर रहा है, ये पोलर वर्टेक्स जो है जो एक्सपांड हो सकता है,
जो सिस्टम बनी हुई है पोलर वर्टेक्स की, वो पोल से और लोअर लैटिट्यूड्स पे एक्सपांड हो सकती है, बट बिकॉज ऑफ दिस जे स्ट्रीम ये ना बाइंड की जाती है। ये क्या की जाती है? बाइंड की जाती है। तो बेसिकली क्या है ना, ये पोलर फ्रंट जे स्ट्रीम जो है ना, वो एक्चुअली इसको बाइंड कर देता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है ऊपर के रीजन में, ठीक है। और हमने एक चीज समझी थी, अगर आपको याद होगा तो, कि जब जे स्ट्रीम एक्चुअली स्ट्रांग होती है, सॉरी ऐसे समझ लीजिए, जब टेम्परेचर डिफरेंस बड़ा स्ट्रांग होता है, टेम्परेचर डिफरेंस, तो आपके जे स्ट्रीम जो होती है ना, वो स्ट्रेट लाइन में फ्लो करती है। ये जब हम लोग पढ़ रहे थे जे स्ट्रीम तब पहले ही पेज पे था। बट जब टेम्परेचर डिफरेंस थोड़ा वीक हो जाता है, या फिर उसका जो डिफरेंस है वो थोड़ा बड़ा कम रहता है, लेस टेम्परेचर डिफरेंस है, तो वो जो रहती है वो एक्चुअली मियांडरिंग वे में फ्लो करती है, मियांडरिंग वे, ठीक है, ठीक है, रॉसबी वेव जिसे हमने कहा था, ठीक है, मियांडरिंग पैटर्न में फ्लो करके रॉसबी वेव, करेक्ट, ये हमने समझा था उस टाइम पे। तो अभी किसी भी जे स्ट्रीम का स्ट्रांग होना, इसका मतलब क्या है कि जब टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा तब आपके जे स्ट्रीम उतने ही स्ट्रांग रहेंगे। टेम्परेचर डिफरेंस स्ट्रांग होना मतलब क्या, कि यहां पे देखो, इसके नॉर्थ में हमें बताया कि कोल्डर रीजन ज्यादा है, इसके सदर्न साइड में थोड़ा वार्मर रीजन बनते चलता है अप टू द पोलर सॉरी इक्वेटोरियल रीजन। तो सबसे कोल्डेस्ट रीजन एक्चुअली कहां पे, वो है इस सॉरी इसी जे स्ट्रीम के नॉर्थ की तरफ। तो नॉर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है, या समझिए मैं क्या कह रहा हूं, नॉर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा अगर कम है मतलब टेम्परेचर वाइज बहुत ज्यादा कम है, मतलब माइनस में जा रहा है, -30-40 डिग्री तक जा रहा है, और उसके सदर्न साइड का टेम्परेचर रिलेटिवली थोड़ा ज्यादा है, तो डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे माइनस आपको 40 डिग्री तक भी दिख रहा है, -40, और यहाँ पे कितना दिख रहा है, इसकी जिस सदर्न साइड में वो शायद आपका 10 डिग्री दिख रहा है, तो फर्क 50 डिग्री का हो गया ना, -40 10 50 डिग्री का फर्क है, करेक्ट। तो यहाँ पे ह्यूज टेम्परेचर डिफरेंस है। जब इस तरीके का टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होता है तब आपके जे स्ट्रीम्स होते हैं ये बढ़ी क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। तो जो जे स्ट्रीम जो है वो स्ट्रांग है, और स्ट्रांग जे स्ट्रीम जो है ना यूजुअली स्ट्रेट लाइन में ब्लो करते हैं, ये हमने पढ़ा था, करेक्ट। बट जैसे ही टेम्परेचर डिफरेंस अगर वीक हो जाता है, टेम्परेचर डिफरेंस कम हो जाता है, तो यही क्या होती है, आपके जो जे स्ट्रीम्स है ये वीक बन जाते हैं, और वीक बनने वाले जो आपकी जे स्ट्रीम है वो मियांडरिंग पैटर्न में फ्लो करते हैं, ठीक है। अभी मैं क्या बताना चाह रहा हूं वो समझिए। इसका मतलब ये है कि जब पोलर रीजन में टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम रहेगा, क्योंकि पोलर रीजन में हमें पता है कि माइनस तक भी टेम्परेचर चला जाता है, तब क्या होगा कि ये जो हमारे जे स्ट्रीम्स है ये एकदम स्ट्रेट लाइन में फ्लो करेंगे, मतलब कि ये अर्थ को हमेशा चक्कर लगा रहे हैं, तो ये स्ट्रेट करेंगे, तो ये इसको मतलब पूरे ये सिस्टम को, पोलर वर्टेक्स के सिस्टम को ये ऊपर ही मतलब अबाउट 60 डिग्री पे ही रिस्ट्रिक्ट करके रखेंगे। ये समझना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा उतना ज्यादा स्ट्रेट आपके जे स्ट्रीम फ्लो करेंगे, उतना ही वो जे स्ट्रीम इसी पूरे सिस्टम को एक्सपांड नहीं होने देंगे नीचे के साइड में, और इसको रिस्ट्रिक्ट करके रखेंगे एक पर्टिकुलर डिग्री पे और हाई डिग्री पे, करेक्ट। बट जैसे ही आपका टेम्परेचर डिफरेंस कम होते चलता है, टेम्परेचर डिफरेंस कम होना इसका मतलब हमारे जो जे स्ट्रीम थे वो वीक बनते चलना है, और जे स्ट्रीम अगर वीक बन रही है इसका मतलब वो अभी स्ट्रेट लाइन में ब्लो नहीं करेगी, वो मियांडरिंग पैटर्न में करेगी। तो जैसे ही ये मियांडरिंग पैटर्न में ब्लो करना स्टार्ट कर देता है तो ये इसको रोक नहीं पाता सिस्टम को, तो सिस्टम पूरी एक्सपांड होती है साउथ की तरफ। साउथ की तरफ मतलब ऑब्वियसली साउथ हेमिस्फीयर का होगा तो नॉर्थ की तरफ, बट हम लोग अभी नॉर्थ हेमिस्फीयर का समझ रहे हैं, तो यही सिस्टम साउथ की तरफ जाएगी, मतलब लोअर लैटिट्यूड तक आएगी। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे एक फर्क पड़ता है, जब ये एक्सपांड होती है कोल्ड एयर, अभी देखो ये वर्टेक्स है, पोलर वर्टेक्स कंटेन्स द ह्यूज अमाउंट ऑफ विंड या फिर एयर विच इज एक्चुअली कोल्डर, माइनस डिग्री माइनस तक उसका टेम्परेचर होता है, करेक्ट। तो वो जब एक्सपांड करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब सदर्न वर्ड लोअर लैटिट्यूड की तरफ जाएगी, तो सदर्न सॉरी लोअर लैटिट्यूड्स पे आपको कोल्ड वेव देखने के लिए मिलेगी, करेक्ट, कोल्ड वेव आप एक्सपीरियंस करोगे। तो बहुत बार क्या होता है ना कि आपने कभी कभी देखा होगा कि भाई यूएसए में बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे ब्लिज़ार्ड आ गया। ब्लिज़ार्ड क्या होता है, हमने पढ़ा था, कोल्ड वेव होती है, याद है, कनाडा वो कोल्ड वेव हॉट वेव लोकल विंड्स में मैंने आपको बताया था, तो कोल्ड वेव हॉट वेव में आपका ब्लिज़ार्ड भी था। तो ब्लिज़ार्ड क्या था, जो यूएसए या फिर कनाडा पर्टिकुलरली वहां पे ये विंड जो आती है तो जो एक्सपांड होती है, तो वो क्यों एक्सपांड हो रही है, क्योंकि हमारा जो कुछ जे स्ट्रीम है वो वीक बनते चल रहा है, और जैसे ही वीक बनेगा तो ये सदर्न की तरफ एक्सपांड होती है, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लिज़ार्ड टाइप। वहां पे हमारे जो साइक्लोन्स वगैरह हैं वो बनते हैं,
ठीक है, साइक्लोन्स नहीं एग्जैक्टली, ब्लिजार्ड तो विंड है, बट वहां पे वो कोल्ड वेव के फॉर्म में अवेलेबल हो जाता है। तो लोगों का हमने देखा कि आपके अगर कोई रिलेटिव वगैरह अगर हो गए यूएसए वगैरह में, तो या फिर कनाडा या फिर आपका लंदन वगैरह कहीं पे भी, करेक्ट, तो वहां पे क्या होता है ना कि वो ड्यूरिंग विंटर सीजन में बंद हो जाता है, ठीक है, क्योंकि 7-7 8-8 10-10 दिन की छुट्टी देनी पड़ रही है, क्योंकि वहां पे ह्यूज स्नोफॉल होता है, स्नोफॉल की वजह से लोग बाहर नहीं निकल पाते, ठीक है। तो ये चीजें होती है वहां पे, बट क्यों हो रहा है उसका रीजन क्या है? पोलर वर्टेक्स। पोलर वर्टेक्स क्यों एक्सपांड कर पा रहा है? क्योंकि हमारा जो जेस्टिन था, जो उसको बाइंड करे हुए था, एक रिस्ट्रिक्ट करे हुए था एक पर्टिकुलर रीजन में, वो अभी वीक बन चुका है, और वीक बनने के कारण ये जो कुछ आपका पूरा सिस्टम है, वहां की जो विंड है, ये डाउनवर्ड मतलब टुवर्ड्स साउथ लोअर लैटिट्यूड की तरफ आती है, और उसकी वजह से फिर इधर इस एरिया में जो शायद हार्डली हार्डली मतलब करता तो है, कोल्डर तो एनवायरमेंट हो ही रहा है, क्योंकि हायर लैटिट्यूड पे आपका टेम्परेचर बहुत कम होता ही है वैसे भी, करेक्ट। तो 10 डिग्री 20 डिग्री 10 डिग्री तो उनका नॉर्मल टेम्परेचर होता है, करेक्ट, एवरेज टेम्परेचर उनका होता है। उनके यहाँ पे अगर 30 डिग्री चला जाए तो उनके यहाँ पे ऐसा समझ आता है कि जो समर है वो बड़ी मतलब हाई समर्स है, करेक्ट। अभी 35 डिग्री तक जा रहा है लंदन वगैरह का टेम्परेचर, तो उन लोगों के लिए वो अनबियरेबल हो रहा है, करेक्ट। 35 में हमारा कुछ होता भी नहीं हमारे एरिया में, ठीक है। 35 तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा इन्वायरमेंट है, 45 वगैरह में हम लोग कब चुके हैं, करेक्ट। तो बताना यही है मुझे कि भाई ये जब नीचे में आ रहा है तो इनको वैसे तो इन लोगों को कोल्ड विंटर की तो आदत होती है, बट ये विंटर उससे भी हार्श होते हैं जब ये एक्सपांड करते हैं नॉर्थ साउथ की तरफ, करेक्ट, क्लियर। तो इसे कहा जाता है पोलर वर्टेक्स। तो ये है पोलर वर्टेक्स की वजह से आने वाले नॉर्थ हेमिस्फीयर में या फिर साउथ हेमिस्फीयर में जो ब्लिजार्ड आते हैं, वो इसी की वजह से आते हैं, क्योंकि हमारे जेट स्ट्रीम वीक बनते चल रहे। क्लियर है आता, ठीक है। और उसी के कारण ये रॉसबी वेव का पैटर्न आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। इस तरीके का मेंडरिंग पैटर्न जो है उसे हम लोग रॉसबी वेव कहते हैं, ठीक है, क्लियर। तो दिस इज अबाउट पोलर वर्टेक्स। किसी को डाउट है यहाँ तक? आकृति, भूमि, गुनगुन, मंथन, प्रेम, वेट मिनट, ये विजिबिलिटी क्या हो गया? चलिए, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ न्यू टॉपिक इज स्टॉर्म सर्जेस। वैसे मैंने स्टॉर्म सर्जेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एग्जैक्टली स्टॉर्म सर्जेस क्या होते हैं, जब हम लोग साइक्लोन पढ़ रहे थे। एक्चुअली साइक्लोन जो है वो लार्जर सिस्टम है, ठीक है, इन्वायरमेंट के लार्जर सिस्टम है, जो हमने उसका टेक्निकली सब कुछ इन्फॉर्मेशन लिया, बट इनकी वजह से कभी कभी ना दूसरी चीजों के ऊपर में भी इम्पैक्ट होता है, जैसे कि अदर कुछ तो ज्योग्राफिकल फिनोमेना बन जाते हैं, जिनमें से एक है आपका स्टॉर्म सर्ज। वैसे स्टॉर्म सर्ज के बारे में आपको पता है क्या होता है? कि जैसे मैंने आपको समझाया था कि हमारा जो कुछ ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन यूजुअली ये इंडिया का आपका सदर्न इंडिया है, जिसे हम लोग इंडियन पेनिनसुला कहते हैं, और इसके साइड में हमें पता है कि ओशनिक वाटर, जैसे कि यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अरेबियन सी है, करेक्ट। तो अभी होता क्या है कि जो वाटर एरियाज है, जैसे कि ओशन हो गए, सीज हो गए, वहां पे हमारा बनता है साइक्लोन, करेक्ट। ये साइक्लोन सिस्टम बन गए, बट साइक्लोन सिस्टम क्या होती है ना, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ विंड्स, जैसे कि हमारे रीजन में ट्रेड विंड्स है, तो इन ट्रेड विंड के कारण इनका मूवमेंट होता है टुवर्ड्स द लैंड एरिया। अभी ये कहीं भी बन सकता है, हमारे बे ऑफ बंगाल में बना तो ये इंडिया में आएगा, और जो हमारे ट्रेड विंड होते हैं वो एक्चुअली वेस्ट टू ईस्ट अलाइन होते हैं यूजुअली, मतलब वेस्ट टू ईस्ट वो उनका फ्लो होता है, एग्जैक्टली वेस्ट टू ईस्ट नहीं होता, वो नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट होता है, करेक्ट। बट हम लोग अभी इसको इन जनरल ऐसे समझ सकते हैं कि वेस्ट टू ईस्ट है, तो ये पूरा जो सिस्टम है ये इंडिया के कोस्ट तक आएगा। तो जब ये सिस्टम इंडिया के कोस्ट तक आएगा तो ये इंडियन कोस्ट को अफेक्ट करेगा, करेक्ट, ऑब्वियस है अफेक्ट करेगा। तो इसे कहा जाता है लैंडफॉल। जब वो लैंड के ऊपर आती है पूरी साइक्लोनिक सिस्टम, उसको कहा जाता है लैंडफॉल ऑफ साइक्लोन। तो साइक्लोन जब लैंडफॉल करता है, तो जैसे मैंने कहा आपको कि वो कट ऑफ हो जाता है बाय इट्स मॉइस्चर, ठीक है। तो मॉइस्चर से वो कट ऑफ हो जाता है, और कट ऑफ होने के कारण क्या होता है, उसका जो एनर्जी सोर्स है, एनर्जी सोर्स क्या था उसका, लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, जो हमने पढ़ा था इसके पहले। और इसी लैटेंट हीट कंडेंसेशन का कट ऑफ होने के कारण वो जो कुछ अपना साइक्लोनिक सिस्टम है वो भी खत्म हो जाती है, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाती है।
तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जब ये हिट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कि इतना बड़ा जो सिस्टम है, यूजुअली हमने देखा है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं वो वायलेंट होते हैं, और वहां पे जो हवा उसके अंदर में है, जो पूरा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना होता है, हवा की स्पीड 250 किलोमीटर प्लस भी जा सकती है, जिसे हम लोग सुपर साइक्लोन वगैरह कहते हैं। तो इतने बड़े लेवल पे जो आपका एक साइक्लोन का सर्कुलेशन चल रहा है, वो एक्चुअली वाटर्स को भी क्या करता है, इंपैक्ट करता है, क्योंकि वो तो आपका विंड का पूरा सिस्टम है, करेक्ट। विंड एक्चुअली घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज इन नॉर्थ हेमिस्फीयर, करेक्ट। बट बेसिकली वो किसके ऊपर घूम रही है, वो घूम रही है पानी के ऊपर। अभी पानी के ऊपर इतने बड़े लेवल पे हवा अगर घूमेगी तो पानी भी एक प्रकार से मूवमेंट में आएगा, करेक्ट। पानी भी बड़े बड़े वेव्स बनाएगा। तो होगा क्या कि जब भी ये सिस्टम वेस्ट टू ईस्ट, पर्टिकुलरली मैं अभी बे ऑफ बंगाल के बारे में कह रहा हूं इसीलिए समझिए, तो जब ये वेस्ट टू ईस्ट आ रही है और हमारे आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु को हिट कर रही है इस एरिया को, तो ये वहां का जो कुछ कोस्टल वाटर होता है ना, कोस्ट के पास का वाटर, वो अंदर तक ढकेलता है। सिंपल है, क्योंकि हमारा जो पूरा ये सिस्टम है साइक्लोन का, ये वेस्ट टू ईस्ट आ रहा है, मतलब टुवर्ड्स द लैंड आ रहा है, तो ये अपने साथ साथ अपने डिस्टर्बेंस के कारण उस कोस्टल रीजन के वाटर को भी डिस्टर्ब करता है, वो अंदर तक उस वाटर को लेके आता है, अंदर तक उस वाटर को लेके आता है। तो फिर क्या होता है कि नॉर्मल अगर मान के चलो, अभी यहां पे दिखा रहा हूं, तो अगर नॉर्मल अगर मान के चलिए कि यहाँ पे वाटर एरिया है, नॉर्मल ये शोर लाइन है, शोर लाइन मतलब जहां तक लैंड अवेलेबल है और उसके बाद वाटर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कोस्ट में वैसे होता है, एकदम फिक्स नहीं होती, बट हमें पता है कि वेव्स आती है फिर से जाती है, बट हम लोग एक एवरेज मान के चलते हैं कि यहां तक वाटर है और यहां तक लैंड है। तो ये जो कुछ एक लेवल है जिसे हम लोग कोस्ट लाइन या फिर शोर लाइन भी कहते हैं, यहां का वाटर है उसका अभी ये लेवल ना रहते हुए ये जो कुछ साइक्लोन बना है, ये साइक्लोन इस वाटर को अंदर लेके आता है और ये अंदर तक इसको इंट्रूड कराता है, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पे अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह होगा, कोई लोग वगैरह रह रहे होंगे, तो शायद उनके घरों वगैरह में पानी जा सकता है फ्लड्स के कारण, ठीक है। फ्लड जो कोस्टल रीजन में आ रहे हैं, फ्लड्स रेनफॉल के कारण नहीं बट साइक्लोन के कारण, ठीक है। साइक्लोन क्या कर रहा है, ओशन का वाटर, सीज का वाटर जमीन के अंदर तक लेके आ रहा है, और वो जो हम लोग कहते हैं कि शोर लाइन या फिर कोस्ट लाइन के ऊपर भी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है उसको नुकसान करा रहा है, करेक्ट। तो स्टॉर्म सर्ज है, तो बेसिकली इसको हम लोग साइक्लोन कर रहे हैं, बट ये एक्चुअली स्टॉर्म ही है, ठीक है। तो स्टॉर्म है और इसकी वजह से जो अंदर तक वाटर आया है, इंट्रूड करा है, तो इसको कहा जाता है सर्ज, ठीक है। किसका सर्ज हो रहा है, वाटर का सर्ज हो रहा है। लास्ट में मैंने बताया, देखिए सर्ज वर्ड क्या बता रहा है, सर्ज मतलब अचानक से किसी का आ जाना, अचानक से भीड़ आ गई, तो सर्ज ऑफ मॉब, ठीक है। मॉब का जो सर्ज है वो आ गया, अचानक से भीड़ उमड़ के आ गई, या फिर कभी वाटर अचानक से आ गया तो हम लोग उसको भी कहेंगे कि वाटर का सर्ज हो गया। वोल्टेज का भी सर्ज होता है, कभी कभी अचानक से वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, करेक्ट, तो उसको वोल्टेज सर्ज कहा जाता है। तो सर्ज मतलब क्या, अचानक से बढ़ जाना, मतलब क्वांटिटी में बढ़ना, वाटर का अंदर तक लेके आ जाना, उसको हम लोग सर्ज कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टॉर्म की वजह से ये सर्ज आ रहा है, दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन स्टॉर्म सर्ज। तो अभी बेसिकली स्टॉर्म सर्ज क्या है, सिंपली अगर हम लोग वर्ड्स में देखते हैं तो इट इज एन एबनॉर्मल राइज एज द साइक्लोन क्रॉसेस द कोस्ट, ठीक है। एबनॉर्मल राइज ऑफ वाटर चाहिए था वहां पे, ठीक, ऑफ सी लेवल भी कह सकते हैं, अगर वाटर में ले लेते हैं सिंपल, ऑफ वाटर, ठीक है। एबनॉर्मल राइज ऑफ वाटर, सी वाटर एज द साइक्लोन क्रॉसेस द कोस्ट। जैसे ही साइक्लोन, यहां पे आप देख पा रहे हो ये साइक्लोनिक सिस्टम बनी हुई है, ये जब भी आगे बढ़ता है तो नॉर्मल देखो यहां तक उसका लिमिट था, यहां पे कोस्टल रोड भी आप देख पा रहे हो, शायद आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि नहीं, बट ये कोस्टल रोड है, शायद ये इसका लिमिट हुआ करता था, बट इसी स्टॉर्म की वजह से ये जो वाटर है बड़े बड़े वेव्स बनाता है और अंदर तक पानी लेके आता है, जैसे आप देख पा रहे हो थर्मल ग्राफ यहाँ पे डूब गए, करेक्ट। सो एबनॉर्मल राइज ऑफ वाटर लेवल, ठीक है, वाटर लेवल एज द साइक्लोन क्रॉसेस द कोस्ट। तो ओशियनिक वाटर की लेवल अचानक से बढ़ जाती है और अंदर तक पानी आता है बिकॉज ऑफ साइक्लोन, और उसे हम लोग स्टॉर्म सर्ज कहते हैं। तो स्टॉर्म सर्ज डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ साइक्लोन, यहाँ पे ऑफ चाहिए था, ठीक है। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, साइक्लोन की इंटेंसिटी के ऊपर। साइक्लोन जितना ज्यादा इंटेंस होगा उतना ज्यादा उसका पोटेंशियल रहेगा वाटर को अंदर तक लेके आने का, करेक्ट। एंड कोस्टल बैथिमेट्री, अब ये कोस्टल बैथिमेट्री क्या होती है वो मैं पहले समझा देता हूँ, ठीक है। देखो अभी देखने के लिए हम लोग कैसे निकालते हैं, मैं यूजुअली आपको बताता था कि भाई ये देखो ये वाटर है इधर के साइड में, ठीक है, ये वाटर है, ये लैंड एरिया है, तो आप यहाँ पे खड़े रहोगे तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि अंदर क्या है, सनसेट वगैरह वगैरह सब कुछ। ये हम लोग तो बाहर से देख रहे हैं, बाहर से देख रहे हैं, बट अंदर में कैसे है, अंदर में मैंने बताया था कि अगर मान के चलो ये लैंड एरिया है, तो मैं यूजुअली आपको इमेज निकालता था तो इस तरीके से दिखा देता था, और यहाँ पे हम लोग खड़े थे, वही इमेज मैंने अभी
उसका ट्रांस सेक्शनल एरिया दिखा है आपको, पहले हम लोग ऊपर से देख रहे थे, अभी ये ट्रांस सेक्शनल एरिया है। तो अंदर में क्या हो रहा है, यही जो कुछ कॉन्टिनेंट है जिसके ऊपर हम लोग खड़े हुए हैं, लैंड एरिया, वही अंदर तक जा रही है और वहां पे भी एक लेवल बनी हुई है वाटर की, करेक्ट, ये वाटर की लेवल है। बट ये सिंपल में हमेशा जब दिखाता था तो इस तरीके से दिखाता था, बट ये इस तरीके से नहीं होता। या हम लोग अभी आने वाला जो चैप्टर है हमारा ओशियानोग्राफी, वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे। बट एक बात समझिए कि जब भी हमारे लैंड का हिस्सा अंदर जाता है ना, वो एकदम से ऐसे नहीं जाता, याद रखना, एकदम से ऐसे नहीं जाता, मतलब एकदम से अंदर जा रहा है ऐसे नहीं हो रहा है। एक्चुअली वो ना बड़े ही स्लोली अंदर इंक्लूड करता है इस तरीके से, और वाटर लेवल कहां तक है, यहां तक है, ठीक है। और ये बड़े धीरे 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 अंदर तक जाता है इस तरीके से, और फिर अचानक से फॉल होता है, अचानक से फॉल होता है, करेक्ट। तो बेसिकली क्या है कि आपको लग रहा होगा कि नहीं ये जो हम लोग दिखा रहे तो वो इस तरीके से अंदर में जा रहा होगा, ऐसे नहीं रहता। आप यहाँ पे खड़े हो रहे ऐसे नहीं, ये पहले स्मूथली अंदर तक जाता है, फिर अचानक से फॉल होता है और फिर से ये इस तरीके से फ्लैट हो जाता है। आप बोलोगे ये ठीक है, इतना तो डिस्टेंस हम लोग चल के जा सकते हैं, नहीं, ये अबाउट होता है कभी कभी तो 1 किलोमीटर तक भी डेप्थ होती है उसकी, मतलब बहुत बड़ा डिस्टेंस है। आपको देखने के लिए ये शायद छोटा लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि मैं अंदर जाके मेरे घुटने तक आएगा, इतना होता नहीं, आप इसमें तो डूब जाओगे। ये एक्चुअली आपसे भी 10, 15, 20, 100 गुना हाइट का होता है, क्लियर। बट बेसिकली यहाँ पे अगर कोई शिप्स वगैरह जा रही है तो वो यहाँ पे आ जा सकती है, करेक्ट। शिप्स बड़ी होती है, ये मैंने छोटी निकाली, वो बोट लग रही है बट वो शिप्स है, करेक्ट। तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अंदर में आप अगर ऑब्जर्व करते हो पूरे लैंड को, जो वाटर के नीचे लैंड है, जो हम लोग शायद नेकेड आई से बाहर से ऑब्जर्व नहीं कर पाते, वो एक्चुअली इस तरीके से स्लोप होता है इसका, फिर अचानक से फॉल होता है, फिर अचानक से स्ट्रेट है। तो बेसिकली फिर उसके बाद ये स्ट्रेट होता है जहां तक सेकंड कॉन्टिनेंट ना, और सेकंड कॉन्टिनेंट कहीं पे आ रहा होगा तो वहां पे क्या होगा, ये इस तरीके से राइज करेगा, अगेन राइज करने के बाद अगेन इस तरीके से आगे बढ़ेगा, मतलब इस तरीके से, करेक्ट। तो आप दोनों तरफ से सेम ही देख पा रहे हो, इधर से भी देखो, यहां से लेके यहां तक एकदम स्मूथली गया, कम स्लोप था, अचानक से स्लोप बढ़ गया, यहां पे भी सेम देखो, यहाँ पे स्लोप ज्यादा है, यहां से भी अगर कोई आदमी इधर में है, करेक्ट, तो वहां वो भी सेम एक्सपीरियंस करेगा कि स्मूथली अंदर जा रहा है फिर अचानक से फॉल हो रहा है, करेक्ट। तो ये बीच वाला जो भी है फिर वाटर, इट इज नथिंग बट ओशन एंड सी, ठीक है, ओशन एंड सी। तो वो दूसरा कॉन्टिनेंट है, ये इधर का कॉन्टिनेंट है। तो बेसिकली आप जो कुछ ये पूरा सेक्शन देख रहे हो ना, जो हम लोग कहते हैं कि लैंड एरिया है, या फिर हम लोग कहेंगे कि लिथोस्फीयर है, लिथोस्फेरिक जो एक ओरिएंटेशन देख रहे हो आप, एक प्रकार से उसका डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हो किस तरीके से वो है, करेक्ट। तो किस तरीके से लैंड आपको दिख रही है, कॉन्फ़िगरेशन उसका आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जेंटल स्लोपिंग है, फिर अचानक से फॉल हो रहा है तो स्लोप बढ़ रहा है, फिर अचानक से फ्लैट हो रहा है, करेक्ट। तो ये सभी का सभी वाटर के नीचे का जो एक टोपोग्राफी है उसे कहा जाता है बैथीमेट्री। उसे क्या कहा जाता है, बैथीमेट्री, ठीक है। तो बैथीमेट्री मतलब क्या कि पानी के नीचे, मतलब ओशियानिक वाटर रहने दो या फिर सी वाटर रहने दो, उसके नीचे जो हमारा लैंड है या फिर जो लिथोस्फीयर का पार्ट है वो किस तरीके से अरेंज है, किस तरीके से अरेंज है, उस पूरे चीज को कहा जाता है बैथीमेट्री, ठीक है, इसे बैथीमेट्री कहा जाता है। अभी आप अगर पढ़ोगे, एनवायरमेंट में है पर्टिकुलरली इसकी इमेज, बैथीमेट्री उसमें भी दिया गया है एनवायरमेंट के बुक्स में, तो उसमें हाइडल वगैरह रीजन्स होते हैं, जैसे कि ये हाइडल रीजन है, उसमें क्यों पढ़ते हैं वो सबसे पहले बता देता हूं। क्योंकि इसमें ना, मतलब इन ओशन या फिर सीज जो मरीन आपका डाइवर्सिटी होता है ना, बायोडाइवर्सिटी, वो एक पर्टिकुलर डेप्थ पे एग्जिस्ट करता है, करेक्ट। मतलब कुछ कुछ ऐसे फिशेस होती है या फिर एनिमल्स होते हैं, सी क्रिएचर्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा डेप्थ पे भी रह सकते हैं। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो पानी के ऊपर रहते हैं, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो पानी के जस्ट 100 मीटर तक रह सकते हैं, बस उतना ही, करेक्ट। मतलब उससे डीप वो जा नहीं सकते। तो हर रेंज में जो कुछ रह रहे हैं ना एनिमल्स, तो उनके ना नाम अकॉर्डिंगली उसको दिए गए। ये सभी के सभी नाम आप आपके एनवायरमेंट में पढ़ पाओगे, ठीक है, बहुत सारे ऐसे नाम से उससे दिए गए, करेक्ट। नेक्टॉन हो गया, प्लैंक्टॉन, तो इस तरीके से नाम है उसके, करेक्ट। हाइडल रीजन होता है। तो जैसे कि ये जो रीजन जो दिख रहा है, अगर आप चलते हुए जाओगे और इसमें, तो जब जब आपका पैर इसके ऊपर है, मतलब इस तरीके से ये पूरा वाला रीजन, इसको हाइडल रीजन कहा जाता है। अभी मैं ये नाम नहीं बताने वाला सो दैट कि आप कंफ्यूज हो जाओ, वो आप रेफर करिए आपका एनवायरमेंट का बुक, तो उसमें ये ना एकदम प्रॉपर इमेज दी गई है। ये मैं आपको ओशियानोग्राफी में फिर से एक बार बताऊंगा एग्जैक्टली वो रीजन कैसे होते हैं, बट फिलहाल तो इतना समझिए कि इस सबको बैथीमेट्री कहा जाता है। अभी यहां पे क्या लिखा हुआ है कि किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है स्टॉर्म सर्ज, स्टॉर्म सर्ज डिपेंड कर रहा है कोस्टल, जो आपके सॉरी कोस्टल बैथीमेट्री के ऊपर, और उसके साथ साथ हमारे जो
स्टॉर्म्स है उसके ऊपर। मतलब स्टॉर्म सर्ज डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ साइक्लोन। तो साइक्लोन कितनी इंटेंसिटी का है, ज्यादा बड़ा ज्यादा खतरनाक अगर साइक्लोन है, सुपर साइक्लोन वगैरह, तो वो ज्यादा वाटर को अंदर तक लेके आ सकता है। उसके साथ साथ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो कोस्टल बैथीमेट्री, मतलब कोस्ट में किस तरीके से एक प्रकार से लैंड एंड वाटर का कॉन्फ़िगरेशन है। अभी इसका भी बेसिक मैंने आपको बताया था। इसका बेसिक क्या बताया था, याद है क्या आपको, कि जितना ज्यादा स्लोप जेंटल रहेगा और वाटर अंदर इंट्रूड करेगा, इस तरीके से जेंटल स्लोप है, तो यहां पे हमें पता है कि जो वेव्स होती है वो पहले ही टूट जाती है। ये मैंने बताया था आपको। इसे कहते हैं हम लोग लो एनर्जी कोस्ट। ठीक है, लो एनर्जी कोस्ट। इसका मतलब क्या है, बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूं कि वाटर अंदर तक आने के लिए वो वेव के फॉर्म में अंदर तक आता है। वाटर अंदर आता है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वो वेव के फॉर्म में अंदर आ रहा है। तो वेव के फॉर्म में वो अंदर तक जब आता है, तो वेव्स ही अगर नहीं बनी तो शायद ये वाटर अंदर तक नहीं आ पाता। तो इस तरीके की जो टोपोग्राफी है, जिसमें एकदम स्मूथली जो लैंड का एरिया है या फिर लैंड का पार्ट है या फिर कॉन्टिनेंट का पार्ट है, वो स्मूथली अगर अंदर एंटर कर रहा है, तो ये वाटर ज्यादा अंदर तक इंट्रूड नहीं कर पाता। ये हमने वहां पे भी पढ़ा था, करेक्ट, लो एनर्जी कोस्ट जब पढ़ रहे थे। बट उसके साथ साथ अगर कोस्ट अगर मान के चलो इस तरीके से है, तो अभी क्या होगा, जो भी साइक्लोन इसके ऊपर बन रहा है ना, ये ज्यादा क्षमता रखता है इसको अंदर तक लेके आने की, इस वाटर को अंदर तक लेके आने की। तो इसका मतलब क्या है कि कोस्ट किस प्रकार का है, कोस्ट की बैथीमेट्री किस प्रकार की है, उसके ऊपर में भी डिपेंड करेगा कि स्टॉर्म सर्जेस कितने बड़े हो सकते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको। तो स्टॉर्म सर्ज डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ साइक्लोन एज वेल एज कोस्टल बैथीमेट्री। यहां पे लिखा हुआ है, वेट, अरे इसमें रिलेशन उल्टा है, मैंने थोड़ा गड़बड़ बता दिया, सॉरी। यहाँ पे ना रिलेशन उल्टा है, वहां पे क्या होता था, मैं क्लियरिटी कर देता हूँ। इनफैक्ट हमने क्या पढ़ा था, सो दैट कि आपको समझ में आए। लगा ही मैं कुछ तो गड़बड़ पढ़ा रहा हूँ। हाँ देखो, हमने इसके पहले क्या पढ़ा था कि नॉर्मल जब आपके वेव्स बनते हैं, तो मैंने आपको एक पढ़ाया था कि अगर स्मूथली अंदर तक जा रहा है ना लैंड का हिस्सा, बहुत ज्यादा दूर इस तरीके से, तो होता क्या है कि जो वेव्स होती है ना, वो ज्यादा यहां तक बनेगी, फिर इसके बाद इस डेप्थ तक ये टूट जाती है, क्योंकि यहाँ पे फिर जगह अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे टूट जाती है। तो हमने देखा था कि ये ज्यादा अंदर तक नहीं आ रही है, तो इसको हम लोग लो एनर्जी कोस्ट कहते थे। लो एनर्जी इसलिए क्योंकि इस वेव्स में इतना ज्यादा इरोडिंग पावर नहीं होता, करेक्ट। बट हमने ये भी पढ़ा था कि अगर मान के चलो कि टोपोग्राफी इस प्रकार से, करेक्ट, इस प्रकार से टोपोग्राफी है कि जहां पे स्लोप बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे बनने वाली जो वेव्स है ना, वो अंदर तक आ सकती है और यहाँ के एरियाज को वो इरोड कर सकती है, करेक्ट। तो इसे हम लोग कहते थे हाई एनर्जी कोस्ट, इसे हम लोग कहते थे हाई एनर्जी कोस्ट। ठीक है, ये नॉर्मल इसमें जो नॉर्मल आपकी वेव्स वगैरह बनती है ना, उस टाइम पे मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो उस टाइम पे जो कुछ हवा के कारण दूर जब वेव्स बनती है, तब अंदर तक आती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, बट वो ज्यादा अंदर तक आती है क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल है उस वेव्स को एग्जिस्ट करने के लिए, ठीक है। बट यहाँ पे वेव्स एग्जिस्ट नहीं करती, वो टूट जाती है, जिसको हम लोग ब्रेकिंग ऑफ वेव्स कहते हैं। लो एनर्जी कोस्ट तो यहाँ पे इरोजन नहीं कर पाता। तो ये जो कुछ था, ये नॉर्मल कंडीशन में था। बट जब स्टॉर्म सर्जेस आते हैं ना, स्टॉर्म सर्जेस जब आते हैं ना, यही रिलेशन उल्टा हो जाता है। अगर रिलेशन उल्टा हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है ना, कि जब आपका कोस्ट इस प्रकार से है जहां पे ये स्मूथली अंदर तक एंटर कर रहा है और यहाँ पे कोई साइक्लोन बना हुआ है, तो यहाँ पे जो वाटर है ना, ये कलेक्ट करने के बाद ये ज्यादा अंदर तक ना इंट्रूड कर लेता है। मतलब व्हाट, कि शैलोअर अगर वाटर है, शैलोअर है मतलब क्या, इसकी डेप्थ बहुत कम है विद रिस्पेक्ट टू लैंड एरिया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका जो वाटर है, यहाँ पे ज्यादा डेप्थ तक अवेलेबल है, करेक्ट। तो यहाँ पे जो साइक्लोन बन रहा है, वो उस वाटर को अंदर तक नहीं लेके आ सकता इतना ज्यादा, ये ज्यादा अंदर तक आ सकता है डीप इनसाइड, ठीक है। ये इतना ज्यादा डीप पेनिट्रेट नहीं कर पाता। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्टॉर्म सर्जेस है, जो स्टॉर्म सर्जेस है, इस केस में जब आपका कोस्ट बड़ा ही शालोर है, ठीक है, कोस्ट जब शालोर है, तब आपका वाटर अंदर तक इंट्रूड करेगा। याद रखो मैं क्या कह रहा हूं, कि कोस्ट जब शालो है, तो बिकॉज ऑफ दिस स्टॉर्म्स, ये जो कुछ आपका वाटर है, वो अंदर तक इरोड करेगा और उस कोस्ट या फिर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना पड़ा है उसको डैमेज करेगा। बट ड्यूरिंग सॉरी अगर मान के चलो कि आपका कोस्ट हाई एनर्जी कोस्ट है, जिसे हम लोग कहते हैं कि वो ज्यादा स्टीप ग्रेडियंट है, ठीक है, लैंड का, तो उस केस में जो बनने वाला साइक्लोन है, वो अंदर तक वाटर को नहीं लेके आ सकता, ठीक है। उस केस में जो स्टॉर्म सर्जेस है, इतने ज्यादा अंदर तक वाटर नहीं लेके आ सकते। तो रिलेशन उल्टा है। नॉर्मल केस में हमने देखा था कि हाई एनर्जी कोस्ट जो था, वो ज्यादा एक्चुअली कोस्टल रीजन को इरोड करता था,
इसे हाई एनर्जी कोर्स कहते हैं क्योंकि यहाँ पे वेव्स ज्यादा टाइम तक बनी रहती है जब तक वो अंदर नहीं आती, क्योंकि सफिशिएंट डेप्थ अवेलेबल होती है। यहाँ पे डेप्थ अवेलेबल नहीं होती तो आपके जो वेव्स है वो पहले ही टूट जाते हैं, और उसके कारण क्या होता है, टूटने के कारण फिर वो अंदर तक नहीं आ पाएगी, तो इरोड भी नहीं कर पाएगी। वो इरोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। बट स्टॉर्म सर्जेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा है, याद रखिए कि स्टॉर्म सर्ज जो भी बना, सॉरी जो स्टॉर्म बना हुआ है उसके कारण जो वाटर अंदर तक लेके आ रहे हैं, तो अगर शॉलोर वाटर है, वाटर अगर शालोर है, शालोर मतलब बहुत ज्यादा इस तरीके से डेप्थ स्लोली स्लोली बढ़ते चल रही है, तब उस केस में वाटर अंदर तक ज्यादा आ सकता है। ये याद कर लीजिए, इसके ऊपर शायद स्टेटमेंट बनेगा। बट इस केस में वाटर अंदर तक नहीं लेके आता या फिर सकता, करेक्ट। मतलब वो जो स्टॉर्म है वो ज्यादा अंदर तक वो वाटर को नहीं लेके आ सकता, करेक्ट। तो ये याद रखो। तो यहाँ पे रिलेशन देखो क्या लिखा हुआ है, शालोवर द कोस्टलाइन, कोस्टलाइन जितनी शालोवर रहेगी, जनरेट्स द सर्जेस ऑफ ग्रेटर हाइट, तो सर्जेस उतने ही ज्यादा ग्रेटर हाइट के वहां पे बनेंगे। ग्रेटर हाइट का मतलब क्या, कि वो अंदर तक लेके आएगा, और यहाँ पे कम जगह है तो एकदम कम जगह में उस पूरे वाटर को पुश करने की कोशिश करेगा। जब वो कम जगह में वाटर को पुश करने की कोशिश कर रहा है तो ऑब्वियसली वाटर जाएगा कहां पे, वो इन द फॉर्म ऑफ हाइट बढ़ जाएगा, मतलब आपके स्टॉर्म सर्जेस ज्यादा हाइट के बन जाएंगे। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, करेक्ट। इसके पहले का जो मैंने पढ़ाया था उसका थोड़ा अलग लॉजिक था, वो इरोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया था, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ देखो, सी वाटर इनंडेट्स द कोस्टल स्ट्रिप कॉजिंग द लॉस ऑफ लाइफ। अभी इसका नुकसान क्या है, इसका क्या इंपैक्ट क्या है, स्टॉर्म सर्जेस जब कोस्टल रीजन को हिट करते हैं, और स्टॉर्म सर्जेस आ क्यों रहे, बिकॉज ऑफ दिस स्टॉर्म, ठीक है। यूजुअली वाटर अंदर तक नहीं आ रहा है, बट इस स्टॉर्म की वजह से वाटर अंदर तक आ रहा है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो नुकसान करेगा। तो इसका इंपैक्ट क्या है, इसका इंपैक्ट है कि सी वाटर इनंडेट्स, इनंडेट्स करना मतलब क्या होता है, इरोजन करता है, ठीक है, याद रखो, ठीक है। वर्ड है इनंडेट्स, बट इसका मतलब इरोजन नहीं होता है। सो सी वाटर इनंडेट्स द कोस्टल स्ट्रिप कॉजिंग द लॉस ऑफ लाइफ, कभी कभी उसकी वजह से लॉस ऑफ लाइफ भी हो जाती है, करेक्ट। और लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड क्रॉप्स, तो प्रॉपर्टीज है या फिर अगर कोस्टल रीजन में कोई क्रॉप्स वगैरह है तो उसका भी नुकसान होता है। उसके अलावा इट इंक्रीज द सैलिनिटी ऑफ द सॉइल मेकिंग द लैंड इनफर्टाइल, तो ये सॉइल का सैलिनिटी भी बढ़ा देता है। क्यों, क्योंकि अगर मान के चलो कि एग्रीकल्चर लैंड में अगर कोई सॉल्ट वाटर आ जाता है, मतलब सी वाटर आ रहा है, मतलब सॉल्ट वाटर आ रहा है, तो वहां पे सैलिनिटी बढ़ जाएगी, और सैलिनिटी बढ़ने के कारण वो जो लैंड है इनफर्टाइल बन जाती है, ठीक है, उपजाऊ कम हो रहती है, तो कम उसका फर्टिलिटी हो जाता है, करेक्ट। तो ये है इसका नुकसान। तो दिस इज कॉल्ड स्टॉर्म सर्ज, क्लियर है यहां तक। ये था स्टॉर्म सर्ज। नाउ नेक्स्ट टर्म इज स्टॉर्म टाइड। अब ये स्टॉर्म टाइड क्या होता है वो समझते हैं बेसिकली। देखो स्टॉर्म टाइड क्या होता है, द स्टॉर्म टाइड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉर्म सर्ज एंड एस्ट्रोनॉमिकल टाइड। इसका मतलब क्या है, अभी देखो, हमने इसके पहले मैंने जब सॉरी इसके पहले मतलब थोड़ा इंफॉर्मेशन दिया था, बट आगे जाके हम लोग ओशियनोग्राफी में पढ़ेंगे। तो हमने ये पढ़ा था कि जो ओशियनिक वाटर होता है, ठीक है, इसकी तीन तरीके से मूवमेंट होती है। एक आपका होता है वेव के फॉर्म में, जो हमने अभी थोड़ा उसका देखा। फिर उसके अलावा हमने देखा कि टाइड्स के फॉर्म में भी वाटर मूव करता है, और सबसे लास्ट में होता है करंट्स, ठीक है। इसके बारे में मैंने थोड़ा आपको इसके पहले थोड़ा बताया हुआ है, जैसे भी हमने पढ़ा था क्लाइमेटोलॉजी में कि कैसे इंपैक्ट करता है एयर मास एंड ओशियनिक करंट, उसमें मैंने आपको इसको इंफॉर्मेशन दी थी। बट अभी फिलहाल मैंने क्या कहा कि टाइड्स सॉरी वेव्स, टाइड्स एंड करंट, ये तीन तरीके की मूवमेंट है ओशियनिक वाटर की। तो वेव्स तो आपको पता है, जो हम लोग नेकेड आई से यूजुअली देखते हैं, तो वेव्स जो मूवमेंट दिखता है वाटर का उसे हम लोग वेव्स कहते हैं। बट हमने एक बात समझिए, टाइड्स कैसे अलग होते हैं, टाइड के कारण कैसे वाटर की मूवमेंट होती है। तो ये है अर्थ, अर्थ के ऊपर वाटर, ठीक है, चारों, और अर्थ के साइड में ही मून है और सन भी है। तो ये मून और सन के ग्रेविटेशन के कारण क्या होता है ना, कि अर्थ के ऊपर में जो एक पुलिंग फोर्स लगता है, मतलब इस तरफ, तो उसके कारण क्या हो रहा है ना, कि पूरी अर्थ तो उसके तरफ नहीं जा रही, क्योंकि अर्थ तो बहुत बड़ी है, वो कुछ मून की तरफ नहीं जा सकती, करेक्ट। बट अर्थ के ऊपर जो डायनामिक कंपोनेंट है, डायनामिक मतलब जो अपनी जगह से हिल सकता है, सॉलिड सेक्शन अपने जगह से हिल नहीं सकता, बट अर्थ के ऊपर डायनामिक सेक्शन कौन सा है, वाटर। तो वाटर क्या करता है एक्चुअली, इसी ग्रेविटेशनल पुल के कारण क्या होता है, ये मून की तरफ ज्यादा इस तरीके से पुल किया जाता है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये मून वाटर को अपनी तरफ खींच रहा है, या फिर अर्थ के ऊपर उसका मतलब अर्थ की तरफ मून की तरफ खींच रहा है, मतलब वो उसकी तरफ चला नहीं जाता। बट अर्थ के ऊपर हमें क्या दिखता है कि इस रीजन में अर्थ की और ये आपका मून, ठीक है। सो अर्थ के ऊपर में एक्चुअली इस एरिया में ज्यादा वाटर बल्ज क्रिएट कर देता है,
इस रीजन में बल्ज क्रिएट कर रहा है, इस रीजन में भी बल्ज क्रिएट कर रहा है। तो बल्ज क्रिएट करना मतलब क्या होता है, हम लोग कैसे एक्सपीरियंस करते हैं उस चीज को। वेव्स तो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो तो दिख रहा है आपको नेकेड आई से कि वेव्स आ रही है, कुछ तो बनते हुए फिर से वापस जा रहा है पानी, वो तो वेव्स होती है। बट इस टाइड का यहाँ पे वाटर बढ़ना, ये हम लोग कैसे ऑब्जर्व करते हैं। तो याद रखिए कि टाइड इसे कहा जाता है। वो टाइड जो होती है ना, वो इतना फास्ट मूवमेंट नहीं करती, वो नेकेड आई से आपको विजिबल भी नहीं होती, मतलब हम लोग परसेप्टिबल नहीं रहती हो बहुत ज्यादा। वो पानी बढ़ने के बाद आप बोल सकते हो कि हाँ पानी बढ़ चुका है करके। कैसे, देखो कि अगर मान के चलिए कि यहाँ पे वाटर है, इस तरीके से वाटर अलाइन है, करेक्ट, और ये इसका मीन सी लेवल है, मीन सी लेवल। तो होगा क्या कि जब ये एरिया, जिस एरिया में ये लैंड और वाटर का हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, जिस एरिया में लैंड और वाटर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, जहां पे वाटर अगर बढ़ चुका है बिकॉज ऑफ मून्स अट्रैक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उस एरिया में इस वाटर का लेवल बढ़ जाता है। तो इस वाटर का लेवल बढ़ेगा तो ये यहां तक आएगा, ऑब्वियस है, लेवल बढ़ा ना, लेवल बढ़ा मतलब ये वाटर यहां तक आ गया। तो देखो पहले यहां तक वाटर हुआ करता था, यहां तक हम लोग जा सकते थे, बट बिकॉज अभी भी वाटर चढ़ चुका है तो ये यहां तक आ गया है। तो हमारे लिए ये जो एरिया है अभी एक्सेसिबल नहीं रहा, करेक्ट। उसी तरीके से जो एरिया से वाटर निकल जाता है, क्योंकि देखो अर्थ के ऊपर वाटर तो सेम ही है, देखो अर्थ के ऊपर वाटर तो सेम है, तो ये वाटर अगर इस एरिया में कलेक्ट हो रहा है दोनों, तो ये कहां से गया होगा, यही का वाटर यहीं पे आया हुआ है। तो बेसिकली क्या हुआ है कि जो वाटर पहले यहाँ पे खींचा गया है, वो कहां से खींचा गया, इस रीजन से, इस रीजन से, करेक्ट, इस रीजन से वाटर खींचा गया। तो ये वाटर इधर जाता है, तो जिस एरिया में इस तरीके का टोपोग्राफी होगा वहां पे एक्चुअली वाटर चढ़ते हुए ही दिखता है, वहां पे वाटर फॉल होते हुए दिखता है। मतलब अगर ये एवरेज अगर वहां की वाटर की लेवल थी, तो अभी वाटर की लेवल कहां तक चली गई है, वहां तक चली गई इस एरिया में। बट इस एरिया में क्या हुआ, इस एरिया के जो भी आपके कोस्टल रीजन है वहां पे वाटर की लेवल बढ़ चुकी है। तो इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स। अभी ये हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स एकदम एक घंटे का खेल नहीं है, ये पूरे दिन में 6-6 घंटे में धीरे 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 1-1 सेंटीमीटर वाटर बढ़ते चलेगा। बट जैसे मैंने कहा ना आपको कि ये तभी हमें समझेगा जब हम लोग 6 घंटा इसको प्रॉपर ऑब्जर्व कर रहे हैं। कहीं तो हमने पहले मार्क करके रखा था, फिर हाई टाइड होने के बाद आपको समझ में आया कि ये मार्क अभी अंडर वाटर चला गया है और ये इसका मैक्सिमम मार्क है, और इसके बाद फिर से वाटर पीछे पीछे जाता है। तो ये हाई टाइड एंड लो टाइड का जो फिनोमेना है वो पूरे 24 घंटों में चलते रहता है, करेक्ट। बट अभी हमारा जो कंसेप्ट है वो है स्टॉर्म टाइड। स्टॉर्म टाइड क्या है, स्टॉर्म टाइड है कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉर्म सर्ज, स्टॉर्म सर्ज एंड एस्ट्रोनॉमिकल टाइड, मतलब सिंपल हमारी टाइड। एस्ट्रोनॉमिकल टाइड क्यों कहा जाता है, क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल इसलिए क्योंकि ये इस तरीके के जो एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना है लाइक सन और मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से एक्चुअली अर्थ के ऊपर का वाटर का मूवमेंट हो रहा है, तो दैट काइंड ऑफ एस्ट्रोनॉमी, तो एस्ट्रोनॉमिकल टाइड उसको बोला गया है, बट वो सेम ही है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि ये जो टाइड्स है और स्टॉर्म सर्जेस है, इनके कॉम्बिनेशन को कहा गया स्टॉर्म टाइड। अभी ये कैसे इंपैक्ट करे वो समझिए। अभी देखो कि अगर मान के चलो कि नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन है मतलब मीन सी लेवल वाली कंडीशन, ये नॉर्मल आपका जो एक लैंड और वाटर का जो एक लेवल था जिसे हम लोग मीन सी लेवल कह सकते हैं। अगर मान लो मीन सी लेवल तक वाटर है और इस टाइम पे सर्जेस आ जाते हैं, इस टाइम पे सर्जेस आ जाते हैं, तो क्या होगा, वाटर शायद अभी वाटर यहां तक है, तो वाटर शायद अंदर तक यहां तक आ जाएगा। किसकी वजह से आ रहा है, ये टाइड्स की वजह से नहीं आ रहा है, ये स्टॉर्म सर्जेस की वजह से आ रहा है। तो वाटर आपका इस लेवल तक आ रहा है, करेक्ट, स्टॉर्म सर्जेस की वजह से, टाइड की वजह से नहीं, मैं ये कह रहा हूं, करेक्ट। बट मान के चलो हाई टाइड है, हाई टाइड में ऑलरेडी वाटर आपका इस लेवल तक रहता है, मैंने अभी बताया था बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून ये वाटर यहां तक है। तो इस टाइम पे अगर मान लो साइक्लोन आया तो ये वाटर और भी अंदर तक लेके जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, क्यूमुलेटिव इंपैक्ट हो गया। किसका क्यूमुलेटिव इंपैक्ट हुआ, पहले इंपैक्ट किसका था, ओनली साइक्लोन का था, स्टॉर्म का था। तो साइक्लोन के इंपैक्ट की वजह से यहां का वाटर कहां तक आया, यहां तक आया। बट बिकॉज ऑफ हाई टाइड था, मतलब ये स्टॉर्म जब आपका जिस कोस्टल रीजन को हिट कर रहा है उसी टाइम पे वहां पे हाई टाइड चल रहा था। तो हाई टाइड पे हमें तो पता है कि वाटर की लेवल ऑलरेडी बढ़ चुकी होती है। ये वाटर की लेवल क्यों बढ़ी है, क्योंकि हाई टाइड है इसलिए। और उसके साथ साथ कौन आया पीछे से, साइक्लोन आया। साइक्लोन आया तो क्या करेगा, वो यहां तक जो वाटर लेवल बढ़ी थी वो और भी अंदर तक लेके जाएगा वाटर को। इसका मतलब क्या है कि दोनों अगर साथ में आते हैं, मतलब हाई टाइड भी चल रहा है उस रीजन में। देखो हाई टाइड एंड लो टाइड ये डेली फेनोमेना है, स्टॉर्म आपका डेली फेनोमेना नहीं है। जो स्टॉर्म या फिर साइक्लोन है ये कभी बनते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, बट आपका जो हाई टाइड और लो टाइड है वो डेली फेनोमेना है।
तो अगर मान के चलो दिन में जिस टाइम पे यूजुअली हाई टाइड होता है उस रीजन में, उसी टाइम पे अगर मान लो स्टॉर्म आता है, तो आप समझ लीजिए वो वाटर बहुत ही ज्यादा अंदर तक इंट्रूड करेगा, और इसी तरीके के जो टाइड्स है इसे हम लोग कहते हैं स्टॉर्म टाइड। समझ में आ गया आपको? इसके पहले जो वर्ड था स्टॉर्म सर्ज। स्टॉर्म सर्ज में हम लोग यूजुअली टाइड्स का जो कुछ एक हम लोग कहेंगे कि लेवल वगैरह उतना ज्यादा हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे, या फिर इसको समझने के लिए हम लोग उसको कंसीडर नहीं कर रहे। बट जब हम लोग इसी स्टॉर्म सर्ज को हाई टाइड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, क्योंकि हाई टाइड में ही नुकसान हो सकता है, लो टाइड में तो इनफैक्ट लो टाइड तो एक्चुअली मदद कर रहा है, ठीक है, बट हाई टाइड जब रहते हैं तो वो उसका क्यूमुलेटिव इंपैक्ट इतना ज्यादा रहेगा कि वो वाटर और भी ज्यादा अंदर तक आएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूं? तो वो और भी ज्यादा अंदर तक आ सकता है। लो टाइड में तो एग्जैक्टली मदद मिलेगी कि ज्यादा नुकसान ना हो, इसीलिए क्योंकि लो टाइड में ऑलरेडी वाटर नीचे तक चला जाता है नॉर्मल लेवल से, ठीक है। अगर मान लो कि ये नॉर्मल लेवल थी, मीन सी लेवल जिसे हम लोग कह रहे हैं, बट लो टाइड में तो यहां तक वाटर आ जाता है, और इस टाइम पे अगर कोई स्टॉर्म सर्ज आता है तो ये वाटर बढ़ बढ़ के यहां तक बढ़ जाएगा, तो ज्यादा नुकसान होने के चांसेस क्या होता है? ठीक है, नुकसान होने के चांसेस क्या होता है जब हाई टाइड भी है और स्टॉर्म सर्ज भी है, मतलब साइक्लोन भी आ रहा है, करेक्ट। तो दोनों के टाइम, दोनों के कॉम्बिनेशन से भी नुकसान ज्यादा हो सकता है। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड स्टॉर्म। क्लियर है यहां तक सभी को? ठीक है, क्लियर है? ऑनलाइन आकृति, भूमि, गुनगुन, मंथन, प्रेम, चलिए ठीक है, ओके। अभी कुछ क्वेश्चन है, सबसे पहले तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद 3 क्वेश्चन है। अभी ये क्वेश्चन दिखने के लिए आपको इजी लग रहा है, बट इसको एक्सप्लेन करने के, अभी देखो आपका ना पूरा जो भी हमने अभी तक पढ़ा है साइक्लोन वगैरह के बारे में, सबका निचोड़ इसमें आने वाला है, ठीक है। तो हर चीज जो मैंने अभी तक पढ़ाई हुई है वो इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए मिलेगी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, हम लोग ये तो नहीं, नेक्स्ट वीक में रहेगा शायद, अल निनो करके, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पूरे क्लाइमेटोलॉजी का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पर पहले तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम सिमिलर मैं कल क्वेश्चन देख रहा था, अभी लास्ट 2-3 साल के ये क्वेश्चन जो लगाए हुए हैं वो उससे भी पुराने हैं, तो उसमें भी लास्ट ईयर ही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। मैं क्वेश्चन डाल दूंगा, बट और बता भी दूंगा कि एग्जैक्टली वो किस क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, मतलब सेम एक्सप्लेनेशन उस क्वेश्चन को भी लागू पड़ता है जो लास्ट ईयर पूछा गया। मैं बता भी दूंगा क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या था, ग्रुप में भी डाल दूंगा। देखो क्वेश्चन क्या है पहला, व्हाई देयर आर फ्यू ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून सीजन। साउथ वेस्ट मानसून जो अभी चल रहा है हमारा, अभी ये साउथ वेस्ट मानसून क्या होता है मैंने आपको पढ़ाया तो नहीं है, बट फिलहाल तो एक समझिए कि यूजुअली हम लोग जो विंड को नाम देते हैं, ठीक है, वो रहते हैं अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, मतलब कहां से वो इनिशिएट हो रही है, कहां से वो फॉर्म हो रही है। तो इंडिया इस तरीके से, ठीक है, अगर आपको पता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में हम लोग और ईस्ट हेमिस्फीयर में, तो इस तरीके से। तो होता क्या है कि जो अभी इंडिया में विंड आ रही है ड्यूरिंग मानसून सीजन, जो एंटर कर रही है वो इस डायरेक्शन से एंटर करती है, याद रखिए, ठीक है। और ये जो कुछ डायरेक्शन है जहां से आ रही है, अगर हम लोग डायरेक्शन वाइज चेंज करें तो ये नॉर्थ होता है, ये आपका वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है, और ये साउथ होता है, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि ये जो डायरेक्शन है इसको कहा जाता है साउथ वेस्ट, ठीक है। और यहां से अगर कोई विंड इस डायरेक्शन में जा रही है तो ऑब्वियसली इसको हम लोग नाम क्या देंगे, साउथ वेस्ट देंगे, करेक्ट, साउथ वेस्ट। तो बेसिकली अभी जो रेनफॉल हो रहा है, जिस विंड की वजह से अभी रेनफॉल हो रहा है इंडिया में, उस विंड का, अभी देखो आप बोलोगे विंड की वजह से रेनफॉल कैसे हो रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि विंड अपने साथ मॉइस्चर भी लेके आता है, और उसी मॉइस्चर की वजह से एक्चुअल रेनफॉल होता है। विंड रेनफॉल नहीं देता, विंड की वजह से आने वाला जो मॉइस्चर है उसकी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन वगैरह वगैरह, ओरोग्राफिक रेनफॉल हमने जो पढ़ा था वो सब कुछ चीजें, ठीक है, उसकी वजह से एक्चुअली रेनफॉल होता है। तो जो विंड्स है इंडिया में एंटर कर रही है, वो कर रही है अरेबियन सी एंड यहाँ पे बे ऑफ बंगाल से, करेक्ट, बट उसका जो डायरेक्शन है वो है साउथ वेस्ट। दैट्स व्हाई यहाँ पे ड्यूरिंग मानसून सीजन या फिर ड्यूरिंग रेनी सीजन जो बारिश होती है इंडिया में, जिसे हम लोग इन जनरल मानसून भी कहते हैं, उसको पर्टिकुलरली साउथ वेस्ट मानसून कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो उस विंड से बारिश दे रहा है जिसका नाम, सॉरी, जिसका डायरेक्शन ही एक्चुअली क्या है, साउथ वेस्ट है, करेक्ट। तो डायरेक्शन साउथ वेस्ट होने के कारण, वो साउथ वेस्ट विंड के कारण इंडिया में जो बारिश हो रही है उसको हम लोग साउथ वेस्ट मानसून कह रहे हैं। दूसरा जो मानसून है ना, उसको नॉर्थ ईस्ट मानसून कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट। अभी इसमें हमें पता है कि ये साउथ वेस्ट हो गया, तो साउथ वेस्ट एक विंड आ रही है, नॉर्थ ईस्ट ये है, इसका मतलब अभी क्या हो रहा है, विंड कहां से इनिशिएट हो रही होगी, यहां से, और कहां जा रही होगी, साउथ वेस्ट जा रही होगी। तो यहाँ पे इंडिया में नॉर्थ ईस्ट की वजह से भी रेनफॉल होता है। अभी ये सामने जाके डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन मानसून के बारे में, बट फिलहाल याद रखिए कि
इस डायरेक्शन से भी विंड जब आती है तब इंडिया में बारिश होती है। करेक्ट। इसका मतलब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से वो विंड इस डायरेक्शन में जा रही होगी। करेक्ट। इस डायरेक्शन में जा रही होगी तो इसकी वजह से भी क्या होगा, रेनफॉल होगा इंडिया में। करेक्ट। तो इस तरीके से इंडिया का जो रेनफॉल है या फिर जो मानसून है वो दो विंड की वजह से, एक है साउथ वेस्ट विंड जो इस डायरेक्शन में इंडिया में एंटर करती है, मतलब ये अरेबियन सी के ऊपर से। करेक्ट वगैरह। और दूसरी जो है वो एक्चुअली इधर तो पूरा कॉन्टिनेंट का एरिया है, तो कॉन्टिनेंट से ये इंडिया के कोस्ट से दूर जाने वाली, जिसे हम लोग नॉर्थ ईस्ट मानसून भी कहते हैं। करेक्ट। तो बेसिकली इनका टाइम पीरियड अलग अलग है। अभी फिलहाल जो चल रहा है हमारे यहाँ पे बारिश जो चल रही है वो साउथ वेस्ट मानसून चल रहा है। अभी ये एग्जैक्टली कैसे बनता है क्या बनता है डिटेल में हम लोग देखेंगे। बट यहाँ पे एक बात याद रखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो साउथ वेस्ट मानसून का टाइम है, मतलब अभी का टाइम हमारा, उस टाइम पे एक्चुअली ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म नहीं होते, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। आप देखोगे कि भाई इतना साइड में इतनी डिस्टर्बेंस से चले हुए हैं, डिस्टर्बेंस इन द सेंस कभी कभी ऐसा होता है ना एकदम जोर से बारिश आती है, अचानक से हवा चलने लगती है, तो आपको कभी साइक्लोन क्यों नहीं बन रहे कोस्टल रीजन में, लगता है कि भाई ये तो साइक्लोन बना सकती, इतने जोर से हवा चल रही है। बट बेसिकली जब भी हमारे यहाँ पे मानसून होता है ना इंडिया में, तब हमारे कोस्टल रीजन में आप कोई भी एक भी साइक्लोन देखोगे नहीं। क्यों नहीं देखने के लिए मिलेगा, उसके ही क्वेश्चन रीजन पूछे गए एक्चुअली। ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि व्हाई देयर आर फ्यू साइक्लोन ट्रॉपिकल साइक्लोन ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून सीजन। साउथ वेस्ट मानसून सीजन के टाइम पे क्यों कम साइक्लोन बनते हैं, बनते नहीं ऐसा नहीं, बनते हैं। तो उसका मेन रीजन क्या है, हमने देखा था कि भाई मानसून बनेगी, देखो इस तरीके के जब क्वेश्चन आते हैं ना तब हमें एक चीज याद रखनी है ये कि साइक्लोन बनने के लिए क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए मैंने कहा था कि याद रखिए कि ये फैक्टर बड़ी इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग के लिए। क्यों? क्योंकि पहली कंडीशन क्या थी साइक्लोन बनने के लिए, पहली कंडीशन थी 27 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए वाटर सरफेस का, उससे ज्यादा हुआ तो अच्छी बात है। दूसरी क्या कंडीशन थी, दूसरी कंडीशन थी कि प्री एग्जिस्टिंग आपका क्या होना जरूरी है, डिस्टर्बेंसेस होना जरूरी है उस रीजन। करेक्ट। ठीक है। और एक कंडीशन थी तीसरी कि सफिशिएंट कोरियोलिस फोर्स होना जरूरी है, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स अगर सफिशिएंट नहीं है तो साइक्लोन नहीं बन सकता है। जैसे कि हमने इक्वेटोरियल रीजन का एग्जांपल देखा था, क्योंकि इक्वेटर के पास आपका कोरियोलिस फोर्स 0 होता है। और एक कंडीशन क्या थी आपका कि अपर एयर डाइवर्जेंस होना जरूरी है। अपर एयर डाइवर्जेंस, अगर अपर एयर डाइवर्जेंस फास्ट होगा तो नीचे से एयर फटाफट ऊपर जाएगी, और जितनी फास्ट ऊपर जाएगी तो उतना लो प्रेशर ग्राउंड के पास बनेगा, और ग्राउंड के पास प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया, डिस्टर्बेंस मतलब क्या, लो प्रेशर एरिया होना जरूरी होता है। करेक्ट। ये हमने देखा है। क्लियर। और सबसे आखिर में था आपका वीक विंड शेयर। तो बेसिकली ये 5 फैक्टर बड़ी इंपॉर्टेंट है साइक्लोन बनने के लिए। अगर आपको मान के चलो इस तरीके का क्वेश्चन आता है आपके सामने जिसका आपको डेफिनेट आंसर नहीं पता कि व्हाई देयर आर वेरी फ्यू ट्रॉपिकल साइक्लोन ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून, तो आपको ना दिमाग में सब कुछ लाना नहीं है ज्यादा, आपको सिर्फ ऐसे सोचना है कि मुझे रीजन तो नहीं पता बट मुझे ये चीज पता है। एक चीज क्या पता है कि साइक्लोन बनने के लिए कुछ तो क्राइटेरिया था जो हमने पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था कि सी सरफेस टेम्परेचर 27 डिग्री होना चाहिए, नहीं तो नहीं बनता, या फिर आपका प्री एग्जिस्टिंग डिस्टर्बेंस कंडीशन होना जरूरी है वहां पे, मतलब लो प्रेशर एरिया होना जरूरी है, नहीं तो नहीं बनेगा। करेक्ट। नहीं, कोरियोलिस फोर्स भी सफिशिएंटली हाई होना जरूरी है। करेक्ट। उसके अलावा अपर एयर डाइवर्जेंस भी होना जरूरी है, और वीक विंड शेयर भी होना जरूरी है। करेक्ट। ये 5 कंडीशन अगर फुलफिल होती है तभी साइक्लोन बनता है। अभी यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाई देयर आर फ्यू ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, तो इसका मतलब क्या है, इनमें से कोई ना कोई तो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, इसी के कारण शायद आपका साइक्लोन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। करेक्ट। करेक्ट। आप क्या बोलोगे कि कौन सी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है? आप बोलोगे सर 27 डिग्री टेम्परेचर नहीं होगा, बारिश हो रही है तो शायद हमारा सराउंडिंग ठंडा हो गया होगा, इसी के कारण शायद वो प्री एग्जिस्टिंग वहां पे डिस्टर्बेंसेस एरिया भी नहीं है, लो प्रेशर एरिया, या फिर कोरियोलिस फोर्स 0 हो गया होगा। ये तो डिपेंड करता है ना, वो तो लैटिट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, वो सीजन वाइज डिपेंड नहीं करेगा। तो हमारा लैटिट्यूड जो है, मतलब हमारे इंडिया में जो लैटिट्यूड है हमारा एक्सटेंट इंडिया का, वो सफिशिएंटली ऐसा एक्सटेंट है कि वहां पे एक्चुअली कोरियोलिस फोर्स अच्छा खासा है, जहां पे एक्चुअली विंड रोटेट हो सकती है। तो वो ऐसे तो नहीं होगा सीजन वाइज आपका कोरियोलिस फोर्स चेंज हो जाएगा, मतलब ये तो रीजन बिल्कुल नहीं है। इतना तो दिमाग में आ रहा है आपको, कोरियोलिस फोर्स तो लैटिट्यूड वाइज चेंज होता है, वो सीजन वाइज चेंज नहीं होता। तो कोरियोलिस फोर्स का भी यहाँ पे रोल होना बड़ा जरूरी। शायद हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि शायद हो सकता है 27 डिग्री नहीं ना हो, फिर उसकी वजह से प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन ना हो, शायद में चल रहे हैं हम लोग, हमें नहीं पता, हम लोग अभी तुक्के में आंसर देने वाले हैं। मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि आपको जब नॉलेज नहीं होता तो कैसे आंसर लिखे जाते हैं।
ठीक है, हमेशा आपको नॉलेज होगा ही, या फिर नॉलेज होने के बावजूद भी आपको उसी तरीके से आपने पढ़ा होगा, ऐसा नहीं होता। बहुत बार हमने ना डिस्क्रीट वे में पढ़ा रहता है वो सारी चीजें, बट क्वेश्चन को समझते हुए हमें कैसे सोचना होता है मैं वे बता रहा हूं। ठीक है, हमें आपके दिमाग में आएगा कि सर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो ये तो आपने तो पढ़ा ही नहीं था, हमें ऐसा तो कुछ हमने देखा ही नहीं था, बुक्स में था भी नहीं कहीं पे। बट ऐसा सोचना ही नहीं, हमें हमें सोचना कैसे उल्टा, रिवर्स इंजीनियरिंग करके। नहीं भी पढ़ा तो भी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन वगैरह ये सब कुछ चीजें हमें पढ़ा था। अपर एयर डाइवर्जेंस कम हो सकता है, अभी देखो अपर एयर डाइवर्जेंस होना चाहिए, बट शायद ऐसा हो सकता है कि अपर एयर डाइवर्जेंस नहीं हो रहा है, ये भी पॉसिबल है। इसमें से ये कंडीशन तो डेफिनेटली हट गई, ये आपका रीजनिंग नहीं रहेगा। करेक्ट, ये मैं क्रॉस कर देता हूं। कोरिलेस फोर्स हमारे यहाँ पे जीरो होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारा लैटिट्यूड का एक्सटेंड इस तरीके से कि कोरिलेस फोर्स है वहां पे। करेक्ट, फिर क्या है, कौन सी कंडीशन है, वीक विंड शेयर। वीक विंड शेयर भी हो सकता है कि वीक विंड शेयर का आपका स्ट्रॉन्ग विंड शेयर हो गया। वीक विंड शेयर रहेगा तो साइक्लोन बनता है, क्योंकि रैपिड अपवर्ड मूवमेंट पॉसिबल होता है। अगर स्ट्रॉन्ग विंड शेयर है तो वो रैपिड अपवर्ड मूवमेंट को हैम्पर कर देता है, उसको अलाउ नहीं करता, तो शायद ये भी पॉसिबिलिटी है। अभी देखो आंसर कैसे, हमने इतना सोच लिया सब कुछ चीजें कि भाई इसमें से ये तो पूरी पॉसिबिलिटी हमने उड़ा दी कि कोरियोलिस फोर्स जीरो हो सकता है, जिसकी वजह से शायद साइक्लोन नहीं बनेगा। कोरियोलिस फोर्स जीरो होना पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, शायद हो सकता है कि 27 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो नहीं रहे, या फिर उसके अलावा प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन वहां पे नहीं बनी रहे, बनी जरूरी है बट नहीं है। अपर एयर डाइवर्जेंस शायद नहीं हो रहा है, करेक्ट, ये भी पॉसिबल है। या फिर वहां पे वीक विंड शेयर भी नहीं है, या फिर स्ट्रॉन्ग विंड शेयर है। वीक विंड शेयर यूजुअली होता है, चाहिए बट नहीं है अभी फिलहाल। ये सब कुछ रीजन है, तो इसमें आंसर एक्चुअली वीक विंड शेयर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, बाकी छोड़ दीजिए, बाकी ये 27 डिग्री वगैरह वाला होने के बावजूद भी नहीं बन रहा है। ठीक है, मतलब प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन भी है, 27 डिग्री टेम्परेचर भी है, अपर एयर डाइवर्जेंस भी हो रहा है, बट द मेन रोल इज वीक विंड शेयर। एक्चुअली विंड शेयर का मेन रोल है, जिसकी वजह से एक्चुअली अपर ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है याद रखो, मैंने कहा था आपको कि यहाँ पे क्यों वीक विंड शेयर आप गेस कर सकते थे, क्योंकि साउथ ईस्ट मानसून है। साउथ ईस्ट मानसून है, इसका मतलब क्या है कि इंडिया में जो विंड आ रही है वो ऐसे आ रही है। अभी हमने देखा था साउथ ईस्ट मानसून है, साउथ वेस्ट सॉरी, साउथ वेस्ट मानसून है ना, तो इस तरीके से विंड आ रही है। अभी ये विंड का स्पीड अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो ग्राउंड के पास, मैं ऐसे बता सकता हूँ, देखो कहीं पे मान के चलो कि यहाँ पे लो, यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे आपका लो प्रेशर एरिया बन गया, मतलब प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन बन गई है, वहां पे 27 डिग्री टेम्परेचर भी था, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन भी था। तो यहाँ पे ट्राई तो हो रहा है कि विंड ऊपर चले, क्योंकि प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, 27 डिग्री टेम्परेचर है सी सरफेस का। बट हो क्या रहा है कि इस डायरेक्शन में इंडिया है और यहां से आ रही है साउथ ईस्ट विंड, ठीक है, साउथ वेस्ट विंड सॉरी, तो ये साउथ वेस्ट विंड का स्पीड बढ़ रहा है, साउथ वेस्ट विंड का स्पीड बढ़ रहा है। देखो दिस इज द अपर सॉरी दिस इज द रैपिड अपवर्ड मूवमेंट। रैपिड अपवर्ड मूवमेंट होना जरूरी है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, बट ये अपवर्ड मूवमेंट को अगर कोई हैम्पर करेगा तो वो करेगा विंड शेयर, क्योंकि यहाँ पे ड्यूरिंग मानसून सीजन ये जो विंड इंडिया में एंटर करती है ना, ये इस अपर एयर रैपिड अपवर्ड मूवमेंट को पॉसिबल नहीं होने देता। और इसी के कारण क्या होता है, यहाँ पे जो लो प्रेशर सिस्टम बनी हुई है, प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर बना हुआ है, वो एक्चुअली बनने के बावजूद भी ये पूरा एक जो पूरा मैकेनिज्म है जो साइक्लोन बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो हमने इसके पहले पढ़ा था, आई फॉर्मेशन, आई वॉल फॉर्मेशन, देन आउटर रिंग वगैरह, ये पॉसिबल नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ दिस हाई स्पीड साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, करेक्ट, जो इंडिया में एंटर करते रहते हैं। तो यहां पे वीक विंड शेयर नहीं होता, जो रिस्पॉन्स इंपॉर्टेंट होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, बट इंस्टेड देयर इज ए स्ट्रॉन्ग विंड शेयर, और स्ट्रॉन्ग विंड शेयर के कारण एक्चुअली साइक्लोन नहीं बन पाता, उसका वो निगेटिव है। करेक्ट, तो अभी देखो क्या लिखा हुआ है कि स्ट्रॉन्ग विंड शेयर, तो साउथ वेस्ट मानसून कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेशर प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विंड। वेस्टर्ली मतलब यहाँ पे साउथ वेस्ट कह रहा हूं बट इट इज कॉल्ड वेस्टर्ली विंड। तो स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विंड्स होने के कारण the lower troposphere and the very strong easterly wind in the upper troposphere, तो उसकी वजह से क्या होता है समझिए, हमारा ट्रोपोस्फियर, वेट अ मिनट, क्या हो रहा है,
छोड़ो, नेक्स्ट पे देखते हैं। देख अभी क्या हो रहा है कि इंडिया 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 का ओरिएंटेशन इस तरीके से, करेक्ट, इंडिया इस तरीके से, और यहाँ पे अगर मान लो कोई लो प्रेशर एरिया भी बना होगा तो यहाँ पे एयर राइज भी कर रही होगी, बट मैंने कहा कि रैपिड अपवर्ड मूवमेंट भी हो रहा बट ये जो कुछ इनकमिंग इनकमिंग आपके जो विंड्स है जो इंडिया में एंटर कर रहे हैं साउथ वेस्ट में, वो उसको बन नहीं पा रहे, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे जो विंड जा रही है ना, यहाँ पे ग्राउंड के पास तो आपको वेस्टर्ली इस तरीके से मूवमेंट दिख रहा है, वेस्टर्ली, करेक्ट, वेस्टर्ली मतलब काइंड ऑफ वो साउथ वेस्ट है बट वेस्टर्ली इस तरीके से दिख रहा है, बट ये लोअर ट्रोपोस्फियर में, बट अपर ट्रोपोस्फियर में यही रिवर्स हो जाता है। ऊपर में क्या है, ये विंड इंडिया में आती है ना, तो ये हमें पता है ना कि जब विंड इस डायरेक्शन में जा रही है तो कहीं पे ये विंड ऊपर जाके फिर से इस डायरेक्शन में भी आती है और फिर से पूरा अपना एक सर्कुलेशन कंप्लीट करती है। तो बेसिकली इसके लिए नहीं कह रहा हूं मैं, ये हमारे मानसून विंड के लिए कह रहा हूं, ठीक है, ये छोड़ दो फिलहाल, तो मतलब साइक्लोन वाला जो सिस्टम है वो छोड़ दो, पहले इसका देखो। तो यहाँ पे इंडिया में एक्चुअली क्या होता है ना, लो प्रेशर बना रहता है, या ड्यूरिंग मानसून सीजन इंडिया में लो प्रेशर बना रहता है, और कहीं दूर ओपन ओशन में मतलब अरेबियन सी में, इंडियन ओशन में यहाँ पे हाई प्रेशर बना रहता है ग्राउंड के पास या फिर वाटर सरफेस के ऊपर। तो यहाँ पे ग्राउंड के पास लो प्रेशर है, यहाँ पे ग्राउंड के पास क्या, सॉरी, वाटर सरफेस के ऊपर हाई प्रेशर है, तो फिर यही से विंड इनिशिएट करती है और वो इंडिया में एंटर करती है, जिसे हम लोग कह रहे हैं साउथ वेस्ट, ठीक है, ये ग्राउंड के पास की कंडीशन बता रहा हूं मैं। बट हमने एक पढ़ा है कि लो प्रेशर ग्राउंड के पास है तो उसके ऊपर कौन सा एरिया होता है, उसके ऊपर कौन सा प्रेशर होता है, हाई प्रेशर होता है। तो हाई प्रेशर यहाँ पे बना, यहाँ पे कौन सा बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे कि हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर दोनों बना, तो यहाँ पे विंड लो प्रेशर में विंड राइज कर रही है, सॉरी एयर राइज कर रही है, एयर कहीं ना कहीं डाइवर्ज होगी, तो डाइवर्ज इधर की तरफ होती है, अपर एयर में, ठीक है, अपर एयर में डाइवर्ज होती है। तो बेसिकली अभी देखो क्या हो रहा है कि ड्यूरिंग मानसून सीजन कहीं पे आपका लोकलाइज हीटिंग स्टार्ट भी हो जाता है, मतलब 27 डिग्री वगैरह वाला, ये सिस्टम आपकी मानसून विंड की सिस्टम है, मैं इसकी सिस्टम नहीं कह रहा हूं, इसकी सिस्टम अभी बनेगी। तो ये कहीं पे 27 डिग्री टेम्परेचर था, वहां पे आपका अपर एयर रैपिड अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट भी हो गया, बट ये जब ऊपर जाता है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, यहाँ पे अगर मैं विंड इस डायरेक्शन में जा रही है तो ये क्या करेगा, मिड ट्रोपोस्फियर तक वेस्टर्ली डायरेक्शन से आने वाली जो विंड है वो इसको डिस्टर्ब करेगी, और ऊपर से आने वाली जो विंड है जिसे हम लोग ईस्टर्ली विंड भी कह सकते हैं कि वो उधर से आ रही है, करेक्ट, मतलब वैसे तो नॉर्थ ईस्ट है बट ईस्टर्ली विंड है, ये इसको डिस्टर्ब करेगी। तो बेसिकली क्या कर रहा है कि यही जो विंड है, मतलब सॉरी मानसूनल विंड का जो पैटर्न बना हुआ है हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर का, इसका लोअर ट्रोपोस्फियर में, क्योंकि लोअर ट्रोपोस्फियर में तो विंड कहां पे तक जा रही है, इंडिया तक जा रही है, तो इंडिया तक जाने वाली विंड का डायरेक्शन क्या है, वेस्टर्ली है, तो वेस्टर्ली या फिर वेस्ट डायरेक्शन से आने वाली विंड इस 27 डिग्री पे जो मतलब जो भी आपका प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर बना था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, इसको डिस्टर्ब कर रही है। सिमिलरली इसमें अगर मान के चलो कुछ विंड ऊपर में भी चली जाती है, मतलब कुछ कन्वेक्शन भी होता है, तो यहाँ पे और एक सिस्टम बना हुआ है ऊपर से वापस इसी जगह पे आने वाला जो अपर एयर में हो रहा है, तो वहां से ईस्टर्ली डायरेक्शन में भी विंड वापस आ रही है, तो ये भी इसको डिस्टर्ब कर देती है। तो दोनों तरीके से, मतलब लोअर ट्रोपोस्फियर में ग्राउंड के पास या फिर वाटर सरफेस के ऊपर से आने वाली वेस्ट डायरेक्शन से वेस्टर्ली विंड्स, अभी वेस्टर्ली विंड में आप उसको इमेजिन मत करो, वेस्टर्ली मतलब जो हमने पढ़ा था सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर और सब पोलर लो प्रेशर के बीच में, इसे इसीलिए वेस्टर्ली कर रहा हूं क्योंकि इसका डायरेक्शन वेस्टर्ली है, ठीक है, अदरवाइज इसको वेस्टर्ली नहीं कहेंगे, वो तो मेन आपकी वेस्टर्ली विंड वही है, बट इससे हम लोग वेस्टर्ली इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये विंड का डायरेक्शन वेस्टर्ली है और ये टेम्पररी है। जो मानसून होता है वो हमने देखा है ना, मानसून का आपका मतलब जो विंड है मानसूनल विंड वो सीजनल विंड होती है, वो आपकी परमानेंट नहीं होती, सिर्फ हम लोग अभी समझने के लिए वेस्ट डायरेक्शन आने वाली विंड को वेस्टर्ली कह रहे हैं। तो सिमिलरली ये पूरा जो मानसून का एक पूरा मैकेनिज्म बना हुआ है, तो लोअर ट्रोपोस्फियर पे वेस्ट से आने वाली विंड है वो इस सिस्टम को डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है, जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन होने के लिए या फिर साइक्लोन फॉर्म होने के लिए जो सिस्टम बनती है इसको लोअर ट्रोपोस्फियर पे डिस्टर्ब कर रही है, और इसी मानसूनल सिस्टम का जो इस डायरेक्शन से आने वाले विंड का अपर एयर में इस डायरेक्शन से आने वाले जो विंड के फ्लोज होते हैं वो इसको डिस्टर्ब करते हैं अपवर्ड में, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये पूरे जो मानसूनल विंड के जो ये है विंड्स है, ये लोअर ट्रोपोस्फियर पर और अपर ट्रोपोस्फियर पे इस साइक्लोनिक जो सिस्टम का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें जो कुछ आपका कन्वेक्शन हो रहा है उसी कन्वेक्शन को पूरा डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है, और उसके कारण फिर हमारे साइक्लोन्स नहीं बन पाते। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, अगर आप प्रॉपर्ली देखते हो तो साउथ वेस्ट मानसून कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली, ठीक है,
वेस्टर्ली, मैं फिर से एक बार बता रहा हूं आपको कि वेस्टर्ली मतलब हमारा वो विंड नहीं है परमानेंट विंड, ये वेस्टर्ली इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वेस्ट डायरेक्शन जा रहा है इसलिए, ठीक है। साउथ वेस्ट मानसून कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विंड्स इन द लोअर ट्रोपोस्फियर, तो लोअर ट्रोपोस्फियर में स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विंड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग ईस्टर्ली विंड इन अपर ट्रोपोस्फियर। तो ये आपको समझा होगा अभी इसका मतलब क्या होता है। तो लोअर ट्रोपोस्फियर में ये वेस्टर्ली जो एंटर कर रही है इंडिया में, ठीक ग्राउंड के पास, और अपर ट्रोपोस्फियर में यही विंड का रिटर्न वाला जो कुछ जर्नी है ये इसको डिस्टर्ब कर रहा है, करेक्ट। तो दोनों इस फॉर्मेशन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसी की वजह से एक्चुअली साइक्लोन्स नहीं बन पा रहे। फिर उसके बाद दिस रिजल्ट इन अ लार्ज वर्टिकल विंड शेयर, तो उसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड शेयर बनता है। और हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड शेयर अगर बना तो वो कंडीशन जो बननी चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन वो बन नहीं पाती, करेक्ट। स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड्स इनहिबिट्स साइक्लोन डेवलपमेंट, और उसी की वजह से क्या होता है, साइक्लोन डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो इनहिबिट होता है, मतलब रुक जाता है या फिर हैम्पर होता है, क्लियर। तो बेसिकली आपको अगर किसी ने पूछ लिया कि मानसूनल सीजन में इंडिया में साइक्लोन्स क्यों नहीं बनते, या फिर कोस्टल रीजन में साइक्लोन्स क्यों नहीं आते, या फिर कम साइक्लोन क्यों बनते हैं, तो उसका मेन रीजन क्या है, स्ट्रॉन्ग विंड शेयर। तो स्ट्रॉन्ग विंड शेयर, और स्ट्रॉन्ग विंड शेयर किसकी वजह से बन रहा है, मानसूनल विंड्स के कारण बन रहा है, जो दूर से आती है विंड्स। मतलब बेसिकली कैसा है ना कि अर्थ के ऊपर कोई एक परमानेंट एरिया में एक ही विंड रहेगी ऐसा नहीं है, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, उसी एरिया में अलग अलग विंड सिस्टम बन सकती है। तो जो लार्जर विंड सिस्टम है वो मानसूनल विंड सिस्टम है, बट लोकलाइज जो विंड सिस्टम बन रही थी वो बन रही थी हमारी साइक्लोन के लिए, बट वो बन नहीं पाई क्योंकि जो लार्जर विंड सिस्टम थी मानसूनल विंड सिस्टम, जो एक्चुअली 2-3 महीने के लिए कंटिन्यू रहती है इसी मतलब जो भी हमने अभी मैकेनिज्म देखा उसी डायरेक्शन में वो कंटिन्यू रहती है 2-3 महीने के लिए, वो बन नहीं पाती। तो उसकी वजह से क्या होता है, फिर आपके साइक्लोन्स नहीं बनते ड्यूरिंग मानसून सीजन। तो दिस इज द रीजन, ठीक है। Now, potential zone of development of cyclone shift north of Bay of Bengal, shorter oceanic stay. तो उसमें क्या होता है कि बे ऑफ बंगाल का जो नॉर्थ बे ऑफ बंगाल है, मतलब बेसिकली इंडिया में इस तरीके से, ठीक है, इंडिया में हमने देखा कि ये जो है बे ऑफ बंगाल है, तो पोटेंशियल जो एरिया शिफ्ट हो जाता है वो इस डायरेक्शन में हो जाता है, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, धकेला जाता है एक पर्टिकुलर रीजन में। और ये क्यों बनता है, क्योंकि ये लैंड के पास का एरिया होता है, और लैंड के पास का एरिया यूजुअली क्या होता है, ज्यादा वार्मर होता है ड्यूरिंग, क्योंकि समर जस्ट एंड हो रहा है, समर के बाद हमारा रेनी सीजन आता है, तो ऑलरेडी हमारी जो लैंड एरिया है वो ज्यादा हाई हीट एनर्जी या फिर हाई टेम्परेचर के साथ होता है, और उसके नियर अबाउट जो वाटर होता है वो भी ज्यादा वार्मर होता है। तो ये फिर पोटेंशियल जोन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन जो होता है ना वो शिफ्ट हो जाता है नॉर्थ ऑफ बे ऑफ बंगाल ड्यूरिंग मानसून सीजन। तो बेसिकली इस रीजन में तो बनना पॉसिबल ही नहीं है, वेस्ट की तरफ, मतलब वेस्ट जो हमारा कोस्ट है अरबियन सी के ऊपर, तो अरबियन सी के ऊपर यूजुअली बनता क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो पूरा ही इन्फ्लुएंस में होता है साउथ वेस्ट मानसून, करेक्ट, साउथ वेस्ट मानसून के विंड के कारण, ठीक है, क्लियर। तो दिस इज द रीजन, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। तो बेसिकली देखो मैंने क्या बताया आपको, ये क्वेश्चन में क्या रीजन है वो जानना हमारा पर्पस नहीं है, मेरा पर्पस ये है कि जब हम लोग पढ़ते हैं तब ऐसे सरप्राइज क्वेश्चन होते हैं। हमने बेसिक पूरा पढ़ा हुआ है, सिर्फ आपके बेसिक के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, हमारे पास नॉलेज है, तो क्वेश्चन यूपीएससी कैसे भी फॉर्म कर सकता है, बट आपको ना एकदम बेसिक पे जाना है। ऐसे भी सोचना है कि ये तो नहीं पढ़ा हमने, कि भाई व्हाई देयर आर फ्यूज साइक्लोन, ये तो सर ने पढ़ा भी नहीं दिया था, किसी बुक में भी नहीं था, ऐसे नहीं देखना। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही रहने वाले कि जो आपने पढ़े भी नहीं है आपको दिखेगी वहां पे फिर आपको क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से आपका बेसिक नॉलेज जो आपके दिमाग में भरा पड़ा है ना वो आपको ना निकालना है प्रॉपर अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको पता था कि मैंने नहीं पढ़ा हुआ है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन क्यों फॉर्म हो रहे हैं, क्यों फॉर्म नहीं होते ज्यादा ड्यूरिंग मानसून सीजन, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है नहीं होने की, तो आपको सोचना है कि पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। तो पॉसिबिलिटी न बनने की क्या है, उससे पहले हम लोग सोचेंगे कि साइक्लोन बनने के लिए प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन क्या होती है। हमने देखा कि फेवरेबल कंडीशन क्या क्या है, तो फेवरेबल कंडीशन 5 थी। तो बेसिकली आप क्या बोलोगे कि भाई 5 फेवरेबल कंडीशन है, 5 फेवरेबल कंडीशन से शायद कोई तो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही होगी ड्यूरिंग मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, इसीलिए शायद साइक्लोन नहीं बना होगा। सिंपल बात है, क्लियर। साइक्लोन न बनने के लिए कौन से फॉरेन रीजन रहेंगे, कोई नहीं रहेंगे ना, हमने पढ़े उसके बियॉन्ड कौन से रीजन रहेंगे, नहीं रहेंगे। तो खुद के पढ़ाई के ऊपर सब थोड़ा कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। आपको सोचना है कि इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो मैं ये सोच के उसको स्किप नहीं करूंगा कि मुझे नहीं पता, मैं उसके ऊपर थोड़ा विचार मंथन करूंगा और देखूंगा कि भाई साइक्लोन कैसे बनता है सबसे पहले। तो
अगर साइक्लोन इस 5 पैरामीटर होने जरूरी है, 5 फेवरेबल कंडीशन होने जरूरी है, इनमें से शायद साउथ वेस्ट मानसून पे कोई तो एक कारण हो सकता है कि जिसकी वजह से आपका शायद साइक्लोन बनने की प्रोसेस नहीं हो पा रही है। तो मुझे वो करेक्टली आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि हमने कोरियोलिस फोर्स इलिमिनेट कर दिया, कोरियोलिस फोर्स इलिमिनेट करने का रीजन ही क्या था? क्योंकि कोरियोलिस फोर्स का कोई मतलब ही नहीं बनता साउथ वेस्ट मानसून, वो सीजन वाइज थोड़ी ना चेंज होता है। हमारा इंडिया का जो लोकेशन है, लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट है, वो इस तरीके से है कि वहां पे कोरियोलिस फोर्स ऑलवेज रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो फिर वो तो रीजन हमने उड़ा दिया, कोरियोलिस फोर्स विल नॉट बी द रीजन साउथ वेस्ट मानसून के टाइम पे कि वह ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं बनेगी। उसके अलावा फिर कौन है? उसके अलावा फिर बाकी भी रीजन हमने देखे, तो उसमें हमें दिख रहा है कि भाई शियर जो फोर्स, सॉरी शियर विंड जो है, ठीक है, विंड शेयर, सॉरी, सो विंड शेयर जो है, इतना तो हमें पता है। अभी सामने आके मैं आपको मानसून पढ़ाता तो शायद और भी ज्यादा ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से हम लोग समझ सकते थे, क्योंकि मानसून का फैक्टर भी आपके दिमाग में आता। तो ये मैंने पहले मानसून आपको समझाया, फिर आपको समझाया, बट आप अगर पहले से ही पढ़े रहते वो चीजें तो आपको दिमाग में आता। हाँ सर, ड्यूरिंग रेनी सीजन मानसून विंड जो है इंडिया में बड़े फास्ट एंटर करते हैं, तो शायद उसकी वजह से जो एक ओशन के ऊपर बना हुआ जो सिस्टम है वो बन नहीं पा रहा है, तो विंड शेयर तक आप पहुंच जाते हैं। ठीक है, क्लियर? तो बेसिकली वो मुझे बताना है कि आपको अगर नहीं भी पता तो भी हम लोग आंसर दे सकते हैं, सिर्फ आपको ना उस वे से सोचना होता है। क्लियर? अभी देखो, वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई मोर साइक्लोन्स इन बे ऑफ बंगाल देन अरेबियन सी? अगेन, व्हाई देयर आर मोर साइक्लोन्स इन बे ऑफ बंगाल? ठीक है, बे ऑफ बंगाल आपको पता है, इंडिया मैप तो हमें पता है ना, सबसे पहले तो मैप वगैरह पता होना जरूरी है। तो आपको ही नहीं पता कि बे ऑफ बंगाल कहाँ पे और ये कहाँ पे, तो ये बे ऑफ बंगाल है। अभी स्टेटमेंट दिया गया है अरेबियन सी, ये सही है गलत है नहीं पूछा गया है। उन्होंने बोला है कि बताइए कि बे ऑफ बंगाल में ज्यादा साइक्लोन क्यों आते हैं एज कंपेयर टू अरेबियन सी। ठीक है, अरेबियन सी के कंपेयर में बे ऑफ बंगाल में ज्यादा साइक्लोन क्यों आते हैं। ठीक है, अभी मुझे बताइए, अभी भी मुझे रीजन नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। करेक्ट, तो आप सोचिए, अभी मुझे बता कि क्यों हो, क्या हो सकता है, कि क्या पॉसिबिलिटी होती है। सोचो, हमारे पास 5 ही फेवरेबल कंडीशन है, जो कंडीशन है साइक्लोन बनने के लिए 5 ही है। तो आप मुझे बताओ कि क्या हो सकता है कि शायद बे ऑफ बंगाल में फेवर कर रहा है बट अरेबियन सी में कम फेवर कर रहा है साइक्लोन बनने के लिए। तो आप मुझे बता सकते हो क्या हो सकता है? सोचो, यही आंसर राइटिंग होती है। नहीं तो आपको लगेगा कि आंसर राइटिंग कोई मतलब सिखाई जाने वाली चीज है, नहीं, वो सिखाई जाती जा सकती है, बट वो सिखाने के लिए खुद की प्रैक्टिस होना जरूरी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होना जरूरी है सबसे पहले। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि भाई सोचिए, क्यों क्यों हो सकता है कि भाई बे ऑफ बंगाल में ज्यादा है, क्या लगता है आपको? आप अनम्यूट मत रहिए, क्योंकि अनम्यूट का आवाज मैं तो नहीं सुन पाऊंगा वैसे। अरे सोच पा रहे हो? सोचो सोचो, ऐसा नहीं है कि भाई आंसर राइटिंग कोई एक दिन का गेम नहीं होता। आंसर राइटिंग एक्चुअली बड़ा स्लो प्रोसेस होता है, धीरे धीरे आपको वो समझना होता है। तो पहले तो सोचिए कि क्या पॉसिबिलिटी है कि साइक्लोन क्यों बनते होंगे। 5 ही तो फेवरेबल कंडीशन है ना हमारे पास, कंपेयर करिए उसको। अरे सोच पा रहे हो कि नहीं, कोई तो बताओ। ठीक है, ठीक है, शायद इसीलिए ऑफलाइन आना नेक्स्ट है। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में एक तो आंसर दे नहीं सकते, ऑफलाइन में डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। देखो मैं अभी बता रहा हूँ कि ठीक है, अभी आपके लेक्चर जो है ना, बेटर है कि ऑफलाइन में आते चलिए, क्योंकि ऑफलाइन में ऐसा है ना कि वो 1-to-1 इंटरेक्शन होता है। इसके पहले के बैच में एक्चुअली मेंस आंसर राइटिंग पे सभी बच्चे ऑफलाइन आ रहे थे, सो दैट कि वो इंटरेक्शन हो, क्योंकि मैं यहाँ पे डायरेक्टली पूछ सकता हूँ आपको। ठीक है, तो बेसिकली देखो, क्योंकि ऑनलाइन में लिखने वगैरह है, तो इसके बाद के सेशन में अभी भी कह रहा हूँ कि अभी आपका रियल प्रिपरेशन स्टार्ट होगा। अभी तक हम लोग तो बेसिक बेसिक पढ़ रहे थे सभी सब चीजें, बट आपका जो एडवांस स्टडी है इट इज नथिंग बट आंसर राइटिंग, क्योंकि आंसर राइटिंग हम नहीं कर पाएंगे तो मेंस कैसे निकलेगा आपका। करेक्ट, तो बेसिकली देखो कैसे, तो बे ऑफ बंगाल है, तो बेसिकली देखो क्या कंडीशन है। सबसे पहले कंडीशन 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना जरूरी है। ठीक है, मोर, ठीक है, इससे ज्यादा होना जरूरी है या फिर इतना जरूरी है। सेकंड होता है प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया या फिर डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर लिख देता हूं फिलहाल तो मैं। ठीक है, उसको ही हम लोग कहते हैं। हाँ,
फिर थर्ड जो है वो रीजन था आपका सफिशिएंट, आपको क्या होना जरूरी है, सफिशिएंट कोरिलेस फोर्स होना जरूरी है, ठीक है, ये एक रीजन था। फिर उसके अलावा चौथा जो था वो था आपका अपर एयर डाइवर्जेंस, ठीक है, अपर एयर डाइवर्जेंस होना जरूरी है, ठीक है, क्लियर। और फोर्थ फिफ्थ हो सकता है आपका, है एक्चुअली, वो है आपका वीक विंड शियर, ठीक है, ये होना जरूरी है, ठीक है। चलो देखो, तो बेसिकली क्या है ना कि हम लोग कह रहे हैं, देखो मुझे कुछ नहीं पता, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कैसे सोचता, मुझे पता था कि ये 5 रीजन है कि भाई इसकी वजह से क्या होता है, साइक्लोन बनता है, ठीक है। तो मैं क्या देखता कि मुझे यहाँ पे ज्यादा साइक्लोन बढ़ाने हैं एज कम्पेयर टू अरेबियन सी, मतलब बे ऑफ बंगाल में ज्यादा साइक्लोन आ रहे हैं, मतलब वो ज्यादा बढ़ाने हैं। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि उसके लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर का एक क्राइटेरिया है कि टेम्परेचर 27 डिग्री से ज्यादा होना जरूरी है। तो मैं अभी कंपैरेटिव वे में क्या लिख देता पता है क्या, कि बे ऑफ बंगाल का जो सी सरफेस टेम्परेचर है ना, वो ज्यादा वार्मर है एज कंपेयर टू अरेबियन सी। मैं लिख देता कि बे ऑफ बंगाल ज्यादा वार्मर है, बे ऑफ बंगाल ज्यादा वार्मर है एज कंपेयर टू अरेबियन सी। मुझे नहीं पता होता, मैं लिख दिया रहता, ये तुक्का मार रहा हूं मैं, मुझे भी नहीं पता, ठीक है। क्यों लिखता, क्योंकि मुझे पता है कि भाई साइक्लोन बनने के लिए एक कंडीशन है कि सी सरफेस टेम्परेचर वार्म होना जरूरी है, एटलीस्ट 27 डिग्री। तो मैं ऐसे कहता, मैं ऐसे नहीं कहता कि भाई अरेबियन सी का टेम्परेचर 27 डिग्री नहीं होता है, नहीं होता ऐसा, ये स्टेटमेंट बड़ा रिजिड स्टेटमेंट हो गया। मैं रादर थोड़ा लॉजिकल स्टेटमेंट क्या बोलूंगा कि बे ऑफ बंगाल का जो सरफेस टेम्परेचर है, ओशनिक वाटर का सरफेस टेम्परेचर है, वो एक्चुअली ज्यादा होता है अरेबियन सी से, मैं बोल दूंगा। अगर रहेगा तो इसीलिए तो साइक्लोन ज्यादा बन रहे हैं, अगर कम होता तो साइक्लोन नहीं बनते, तो ये कंडीशन है, करेक्ट, मैं बोल दूंगा, करेक्ट। दूसरा क्या है, प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया, तो मैं ब्लंटली लिख दूंगा कि देयर आर मोर लो प्रेशर एरियाज, प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरियाज इन बे ऑफ बंगाल एज कंपेयर टू अरेबियन सी। हो गया मेरा दूसरा स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या रहेगा, क्यों बनेगा, और बनेगा ना, जब अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो ज्यादा लो प्रेशर वाले एरिया बनेंगे, प्री एग्जिस्टिंग डिस्टर्बेंस एरिया बनेंगे, हाँ बनेंगे, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है तो वहां का एयर बहुत ज्यादा हीटअप होगा तो राइज करेगा तो लो प्रेशर बनेगा, जिसे हम लोग प्री एग्जिस्टिंग डिस्टर्बेंसेस कह रहे हैं। तो लिख दो, किसको पता नहीं है करेक्ट, तो है इसीलिए तो बन रहे हैं, करेक्ट। आपके ऊपर भरोसा रखो सिर्फ, करेक्ट, कि हाँ होता होगा इसलिए तो साइकिल बन रहे होंगे। थर्ड, सफिशिएंट कोरिलेस फोर्स, अभी ये ना डिनाई हो जाता है स्टेटमेंट, क्यों सफिशिएंट डिनाई कोरिलेस फोर्स क्यों डिनाई हो रहा है, क्योंकि दोनों जो कुछ ओशन है ना वो लैटिट्यूडनली ना सेम इस पे, ठीक है, सेम ही इस पे। तो लैटिट्यूड अगर मान के चलो उसका एक्सटेंट सेम ही है तो फिर कोरियोलिस फोर्स भी सेम होगा, तो वो तो रीजन नहीं हो सकता कि नहीं फिर बे ऑफ बंगाल को वो फेवर कर रहा है कोरियोलिस फोर्स और इसको नहीं कर रहा है, ये पॉसिबिलिटी कम है। क्यों, क्योंकि ये सेम, अच्छा ऐसे हो सकता था कि बे ऑफ बंगाल अगर मान के चलो थोड़ा हायर एलिवेशन पे होता और मतलब हायर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट पे होता और अरेबियन सी थोड़ा आपका लोअर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इसका होता, ठीक है, तो शायद हो सकता था कि फिर यहाँ पे आपका कोरियोलिस फोर्स बड़ा स्ट्रॉन्ग था और इसीलिए ही ज्यादा साइक्लोन बने, बट ऐसी भी कंडीशन नहीं है, करेक्ट, क्योंकि ये दोनों का है तो यहाँ पे हम लोग ये डिनाई कर देंगे, यहाँ पे हम लोग आंसर ही नहीं लिख सकते कुछ, मतलब स्टेटमेंट नहीं बना सकते। अपर एयर डाइवर्जेंस बोल दीजिए कि हाँ यहाँ पे बे ऑफ बंगाल पे ज्यादा अपर एयर डाइवर्जेंस होता है एज कंपेयर टू अरेबियन सी, अरेबियन सी पे अपर एयर डाइवर्जेंस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपर एयर डाइवर्जेंस बे ऑफ बंगाल पे। अरे है ना, क्यों है, क्योंकि इसका हीटिंग होगा, हीटिंग के कारण आपका लो प्रेशर बन रहा है ग्राउंड के पास, बट ऊपर में जाके हाई प्रेशर ही बन रहा है और ये डाइवर्जेंस हो रहा है, तो बेसिकली डाइवर्जेंस हो रहा है, लिख दीजिए, मिल गया मार्क आपको, मैं गारंटी बता रहा हूं, ये एक्चुअली आंसर की स्टेटमेंट है, करेक्ट। वीक विंड शेयर बोल दीजिए कि ज्यादा विंड जो शेयर है ना, यहाँ पे वीक विंड शेयर आपको बे ऑफ बंगाल पे दिख रहा है, रिलेटिवली अरेबियन सी के ऊपर ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड शेयर है एज कंपेयर थे, मतलब वीक विंड शेयर ही होता है वैसे तो, बट इसके कंपेयर में यहाँ पे जो विंड शेयर है वो थोड़ा ज्यादा है, यहाँ का विंड शेयर जो है वो कम है, बस खत्म, आपका आंसर बन गया, क्लियर। मतलब एक ही इंफॉर्मेशन पे हम लोग कितने आंसर लेके दे सकते हैं, करेक्ट। तो बेसिकली क्या है ना, मेन एग्जाम में फिर से एक बार बता रहा हूं कि आंसर राइटिंग में आपके पास एज इट इज आपने पढ़ा हुआ रहेगा ऐसा नहीं है, तो आपका बेसिक अगर स्ट्रांग होगा तो आपको क्वेश्चन का सिनेरियो समझते हुए क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है और क्या डिमांड कर रहा है, और आपको सिर्फ पूछा ही गया था कि व्हाई देयर आर मोर साइक्लोन्स इन बे ऑफ बंगाल एज कंपेयर टू अरेबियन सी, तो आपका दिमाग इस तरीके से चलना चाहिए कि भाई साइक्लोन बनने के लिए क्या चाहिए,
तो शायद अरेबियन सी में वो कंडीशन थोड़ी कम फेवर कर रही है और बे ऑफ बंगाल में ज्यादा फेवर कर रही है। तो ज्यादा फेवर कर रही है तो बढ़ा दो टेम्परेचर। हाँ, ज्यादा टेम्परेचर है, बढ़ा दो प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया। हाँ, ज्यादा वहां पे लो प्री एग्जिस्टिंग डिस्टर्बेंस या फिर लो प्रेशर एरिया बने हैं, ठीक है। उसके अलावा सफिशिएंट कोरिलेट फोर्स, ये डिनाई हो सकता है, क्योंकि हाँ ऐसा भी नहीं कि फिर आप बोलोगे कि वहां पे कोरिलेट फोर्स ज्यादा है, मतलब थोड़ा सोचो भी, ऐसा नहीं कि फिर सबको बढ़ाना है तो सबको बढ़ा सकते हैं। एक ही लैटिट्यूड पे एक्सटेंड है उनका, तो वहां पे कोरिलेट फोर्स सिमिलर है। नहीं तो आप बोल दो कि बे ऑफ बंगाल का ज्यादा कोरिलेट फोर्स है एज कंपेयर टू अरेबियन सी। सर ने तो बोला था सब कुछ बढ़ा देना, करेक्ट, कंपैरेटिव वे में, तो कंपैरेटिवली उसको भी बढ़ा दिया। थोड़ा लॉजिकल भी सोचना है आपको, ठीक है, कि कोरिलेट फोर्स आपका लैटिट्यूड वाइज डिसाइड होता है, नॉट एनी अदर फैक्टर, ठीक है। तो उसका लैटिट्यूड वाइज उसका स्ट्रेंथ होता है। अपर एयर डाइवर्जेंस, हाँ ये लिख दो लगे तो कि भाई अपर एयर डाइवर्जेंस हो रहा है, उसी के कारण शायद कोरिलेट फोर्स, सॉरी, उसी के कारण ज्यादा आपका लो प्रेशर एरिया और भी ज्यादा लो बन रहे हैं और उसका साइक्लोनिक सर्कुलेशन में कन्वर्जन हो रहा है। वीक विंड शेयर, हाँ ये लिख सकते हो लगे तो आप कि भाई वीक विंड शेयर यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में जितना है उससे थोड़ा ज्यादा शेयर जो है यहाँ पे, मतलब कि विंड शेयर उतना ज्यादा वीक नहीं है अरेबियन सी के ऊपर। बस खत्म, आंसर बन गया। अभी हमें नहीं पता कौन सा सही है कौन सा नहीं, मैं बोल रहा हूं कि यही आंसर एक्चुअली सही होता है। देखो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये है कि हाँ, वन मोर थिंग, एक और बचा था सबसे पहले, और एक मैंने बताया था आपको सबसे पहले, तो वो मैंने बताना भूल गया आपको कि एक बताइए कि साइक्लोन बनने के लिए इसका एनर्जी क्या होता है। मैंने बताया था कि भाई इसका फ्यूल क्या होता है। फ्यूल है आपका ह्यूमिडिटी, वाटर वेपर। जितना ज्यादा मॉइस्चर वाटर वेपर एयर में, उतना ही ज्यादा क्या हो सकता है आपका एनर्जी उसको मिलेगा, ठीक है, वाटर वेपर। तो बेसिकली वाटर वेपर ज्यादा होना, इसका मतलब इसी बे ऑफ बंगाल का जो कुछ आपका वाटर सरफेस है उसके ऊपर की जो एयर है, उस एयर में आपका मॉइस्चर का कंटेंट ज्यादा होना चाहिए। तो ये भी पॉइंट आप डाल सकते हो कि द वाटर वेपर और द ह्यूमिडिटी और द मॉइस्चर कंटेंट in a air over the Bay of Bengal is more than moisture or moisture or water vapor in a air above the Arabian Sea। क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी साइक्लोन बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पता है क्या, ये वाटर वेपर ही है। ये तो कंडीशन है, बट वाटर वेपर बड़ी इंपॉर्टेंट है। वाटर वेपर मतलब क्या, वही हमारा लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। जब भी मैं वाटर वेपर कह रहा हूं तो इसका मतलब मैं रेफर कर रहा हूं लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन को। तो जितना ज्यादा, हमने इसके पहले भी पढ़ा था कि जितना ज्यादा वाटर वेपर रहेगा उतनी ज्यादा लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रहेगी और उतना ज्यादा मतलब फेवरेबल कंडीशन बन जाएगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। तो उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हो कि द टेम्परेचर, द वाटर वेपर और द मॉइस्चर कंटेंट of air over the Bay of Bengal is more as compared to water vapor in air over the Arabian Sea। ये तो फर्स्ट पॉइंट है, क्लियर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये भी सोचो क्यों हो सकता है, क्योंकि वहां पे ज्यादा वाटर वेपर है। तो आंसर देखो क्या है, आंसर एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है कि हाई रेनफॉल इन बे ऑफ बंगाल, मोर ह्यूमिडिटी। अगर दोनों ओशंस में जो भी रेनफॉल होता है, दोनों ओशंस के ऊपर, मतलब यहां से भी मानसूनल विंड आती है और यहां से भी मानसूनल विंड आती है, बट सबसे ज्यादा रेनफॉल जो होता है ना वो एक्चुअली बे ऑफ बंगाल में होता है एज कंपेयर टू अरेबियन सी। अरेबियन सी के ऊपर इतना ज्यादा रेनफॉल नहीं होता, उससे भी होता है, मतलब रेनफॉल नहीं होता ऐसा नहीं, रेनफॉल होता है बट उससे भी ज्यादा रेनफॉल एक्चुअली बे ऑफ बंगाल में होता है। तो हमें पता है कि अभी रेनी सीजन चल रहा है और हम लोग देख रहे हैं कि सराउंडिंग की एयर जो है ज्यादा मॉइस्चर वाली है। क्यों? क्योंकि वहां पे रेनफॉल हुआ है तो नेचुरली उस विंड में क्या आ जाता है, उस एयर में क्या आ जाता है, मॉइस्चर आ जाता है। तो बेसिकली आप लिख दो ब्लंटली, पता है नहीं पता, नहीं पता हमें, बट आप बोलोगे कि मुझे तो प्रूव करना है ना कि बे ऑफ बंगाल के ऊपर की जो एयर है उसमें ज्यादा मॉइस्चर है। तो ये अगर मुझे प्रूव करना है तो मैं क्या स्टेटमेंट दूंगा कि बे ऑफ बंगाल के ऊपर जो भी रेनफॉल होता है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू अरेबियन सी। और वो रियलिटी भी है, करेक्ट, कि हाई रेनफॉल इन बे ऑफ बंगाल, मोर ह्यूमिडिटी है। तो उसी के कारण वहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है। और मैंने अभी बताया था ह्यूमिडिटी या फिर मॉइस्चर ज्यादा होना मतलब क्या, ज्यादा लैटेंट हीट है। ज्यादा लैटेंट हीट इसका मतलब क्या कि आपका रेनफॉल, आपके साइक्लोन बन सकते हैं, क्लियर। उसके अलावा मानसून विंड्स आर स्ट्रॉन्गर ओवर अरेबियन सी। अभी हमने पढ़ा स्ट्रॉन्ग विंड शेयर, बताया मैंने आपको कि अरेबियन सी के ऊपर क्या कहा गया है कि मानसून विंड्स आर स्ट्रॉन्गर। मानसून विंड स्ट्रॉन्ग होना मतलब क्या, वहां पे स्ट्रॉन्ग विंड शेयर है। उसके अलावा विच ट्रांसफर्स हीट बट विंड्स ओवर बे ऑफ बंगाल आर स्लगिश, हेंस बे ऑफ बंगाल इज वार्मर देन द अरेबियन सी। अभी देखो इसका रोल क्या है, इसका दो रोल है। एक तो विंड जो है अरेबियन सी के ऊपर वो बड़े स्ट्रॉन्गर है,
तो स्ट्रॉन्गर होने के कारण वो स्ट्रॉन्ग विंड शेयर एक्चुअली फेवर नहीं करता साइक्लोन फॉर्मेशन होने के लिए, वीक विंड शेयर जो होता है वो फेवर करता है। एक ये रीजन। दूसरा ये रीजन होता है कि अगर मान के चलो मॉइस्चर है यहाँ पे, मतलब ओशंस के ऊपर मॉइस्चर है, सी के ऊपर मॉइस्चर है, तो अगर विंड बहुत ज्यादा फास्ट जा रही है ना, विंड बहुत ज्यादा स्पीड से, तो ये मॉइस्चर एक्चुअली दूसरे रीजन में लेके जाएगा। ये स्टैग्नेंट नहीं है। अगर ये स्टैग्नेंट होता तो शायद इसके ही सराउंडिंग का जो कुछ सी सरफेस अभी हीटअप हो रहा है यही ऊपर जाता और ये जो कुछ आपका मॉइस्चर है उसी विंड में मिक्स हो जाता। बट हुआ क्या कि ये विंड का स्पीड ज्यादा होने के कारण ये मॉइस्चर वहां से निकल गया। अब ये कितना भी हीटअप रहे आपका ओशनिक सरफेस, बट उसके एयर का मॉइस्चर ही अवेलेबल नहीं है, तो मॉइस्चर अवेलेबल नहीं है तो साइक्लोन कैसे बनेगा? पॉसिबल ही नहीं है, करेक्ट। तो ये स्ट्रॉन्ग विंड होने के कारण क्या होता है, जो भी मॉइस्चर होता है सराउंडिंग के एयर में ओवर द अरेबियन सी, वो एक्चुअली दूसरी तरफ ड्रैग किया जाता है। तो यहाँ पे दो सी सरफेस टेम्परेचर 27 डिग्री, बट उसके ऊपर मॉइस्चर ही नहीं टिक पा रहा है, जो एक्चुअली ऊपर जाने के बाद कंडेंस होगा या फिर रैपिड अपवर्ड मूवमेंट होगा, लैटेंट हीट और कंडेंसेशन को रिलीज कराएगा, फिर से अपवर्ड मूवमेंट होगा और उसके बाद साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा। ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये मॉइस्चर ही दूसरी एरिया में ड्रैग किया जा रहा है। So monsoon wind are stronger over the Arabian Sea, hence which transfer the heat. Heat transfer करना मतलब moisture transfer कर रहा है, मतलब latent heat of condensation transfer कर रहा है. Which transfer the heat, but the wind over Bay of Bengal are sluggish. Hence Bay of Bengal is warmer than the Arabian Sea. और उसी के कारण क्या होता है ना, ये वार्मर होता है। हीट एक्सचेंज का भी एक फेनोमेना है। जैसे कि हम लोग चाय ठंडा करने के लिए क्या करते हैं, फूंक मार देते हैं तो चाय ठंडी हो जाती है, तो इसका मतलब क्या, हीट एक्सचेंज कहते हैं इसे। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी वार्मर एयर है ये दूसरी तरफ लेके जा रहा है, वो आपके मॉइस्चर दूसरी तरफ लेके जा रहा है, तो उसके कारण क्या हो रहा है, ये जल्दी जल्दी कूल डाउन हो रहा है, और जितना कूल डाउन होगा उतना फेवर नहीं करेगा। वार्म होना जरूरी है ना आपके ओशन सरफेस का, तो इसलिए लिखा हुआ है कि स्ट्रॉन्गर विंड स्ट्रॉन्ग होने के कारण हीट ट्रांसफर हो जाती है, और बे ऑफ बंगाल में विंड स्लगिश है, हेंस बे ऑफ बंगाल इज मोर वार्मर देन द अरेबियन सी। हमने पहला ही पॉइंट बोला था कि भाई टेम्परेचर 5 पॉइंट है हमारे, 5 पॉइंट में से पहला पॉइंट मैंने कहा था लिख दीजिए कि बे ऑफ बंगाल का सी सरफेस टेम्परेचर ज्यादा है एज कंपेयर टू अरेबियन सी। तो उसका रीजन क्या है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल की जो ऊपर की जो एयर है वो बड़ी स्लगिश है, ठीक है, और आपके अरेबियन सी के ऊपर की जो विंड है वो स्ट्रॉन्ग है, तो वो हीट एक्सचेंज करते हैं, उसके कारण उसका सी सरफेस टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं रहता। नाउ इसमें और एक रीजन है, जैसे कि मोर इन्फ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर, ठीक है, जो रेन, अच्छा देखो हमने ये देखा था, ये अगर आपने हमारा मैप देखा इंडिया का, तो मेजर रिवर जो है ना इंडिया की वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। यहाँ पे गंगा रिवर ले लीजिए, ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से आने वाली ले लीजिए, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी के सभी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर तो बड़ी छोटी छोटी रिवर है, करेक्ट। बड़ी रिवर में एक ही रिवर है, दो रिवर है ज्यादा ज्यादा हमारे पास, एक है नर्मदा और एक तापी है, बट बाकी रिवर तो बड़ी छोटी छोटी है इनके कंपेयर में जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। इसका मतलब क्या है कि जो फ्रेश वाटर है ना, फ्रेश वाटर वो कहां पे ज्यादा मिक्स हो रहा है, बे ऑफ बंगाल एज कंपेयर टू अरेबियन सी। तो फ्रेश वाटर की यहाँ पे ज्यादा अवेलेबिलिटी है, तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि दो लेयर्स बन जाते हैं ओशंस में। अगर मैं डेप्थ वाइज देखूं तो हमें पता है कि जो हमारा ओशन होता है वो यूजुअली क्या होता है, सलाइन होता है, सॉल्ट होता है उसमें, ठीक है। तो सॉल्ट ही है, बट इसमें अगर मान लो कोई रिवर आपके वाटर देके, तो इसी सॉल्ट वाटर के ऊपर यहाँ पे फ्रेश वाटर आ जाता है, आ रहा है, फ्रेश वाटर आ रहा है, क्लियर। तो फ्रेश वाटर ज्यादा अवेलेबल है सरफेस के ऊपर, तो होता क्या है फिर उसकी वजह से, तो बे ऑफ बंगाल में ज्यादा इन्फ्लक्स है रिवर का, तो ये फ्रेश वाटर की लेयर बना देता है ओवर द सलाइन वाटर। तो अभी देखो मैंने इसके पहले कहा था कि मिक्सिंग तब होता है जब आपका होमोजेनियस मिक्सचर है। जैसे हमने कहा था ना कि कोल्ड एयर मास है और वार्म एयर मास है, वो दोनों विंड या फिर एयर एक दूसरे के साथ इजीली मिक्स नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है दोनों विंड का। तो जितना आपका हेटेरोजेनियस थिंग रहेगा, मतलब कि दोनों चीज अगर हेटेरोजेनियस है मतलब दोनों अलग अलग है, तो शायद उनका मिक्सिंग पॉसिबल नहीं होता जल्दी, करेक्ट। बट मिक्सिंग कब पॉसिबल होता है, जब वो होमोजेनियस रहे, मतलब सेम ही है। जैसे एक वाटर है, मिक्स हो जाएगा दूसरे वाटर में, बट वाटर एंड केरोसिन, वाटर एंड आपका ऑयल एक साथ मिक्स नहीं होते, क्योंकि दोनों जो एंटिटी है बहुत अलग अलग है। तो यहाँ पे देखो कि दो तरीके का वाटर है, एक फ्रेश वाटर है और दूसरा सलाइन वाटर है, तो दोनों का डेंसिटी अलग अलग होता है, तो वो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो पाते। तो उसकी वजह से क्या होता है,
उसकी वजह से ये होता है कि जो फ्रेश वाटर है, जो वार्मर है, क्यों वार्मर है? क्योंकि ये तो सरफेस वाटर है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन के कारण ये हीटअप हो चुका है, तो ये वार्म वाटर जो है ना वो एक्चुअली डाउन नहीं जा रहा है, या फिर इस सॉल्ट वाटर के साथ एक्चुअली मिक्स होके उसका टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है। जैसे कि हमारे बकेट जब नहाने के लिए बकेट में अगर मान लो गर्म पानी हमने निकाला तो हम लोग कोल्ड वाटर डाल देते हैं, सो दैट कि वो आपका थोड़ा मीडियम लेवल पे आ जाए, करेक्ट, ठीक है। बट इशू क्या हुआ यहाँ पे? इशू ये हुआ कि दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग थी, फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर के बीच में, तो इनका मिक्सिंग नहीं हो पाया और फ्रेश वाटर वैसे ही ऊपर ही रहा। अगर मिक्सिंग हो जाता तो शायद यहाँ का जो वार्म फ्रेश वाटर है वो शायद कोल्ड बन जाता, बट ये कोल्ड क्यों नहीं बन रहा है, या फिर कोल्ड बनने के लिए टाइम ज्यादा क्यों ले रहा है? क्योंकि इजीली मिक्सिंग नहीं हो रहा है। समझ पा रहे हो मैं कि दो चीजें इजीली मिक्स तब होती है जो वो सेम क्वांटिटी होती है, होमोजेनियस काइंड ऑफ होती है, बट इजीली मिक्स नहीं होती अगर वो अलग अलग है। यहाँ पे इजीली मिक्स नहीं हो रहा है, तो जो सरफेस वाटर है, फ्रेश वाटर जो है, जो वार्म है, वो नीचे वाले सॉल्ट वाटर के साथ हीट एक्सचेंज नहीं कर रहा है, इसलिए रिलेटिवली वार्मर रह रहा है। ये भी इसका एक रीजन है कि व्हाई बे ऑफ बंगाल इज मोर वार्मर। उसका वार्म होने का रीजन क्या बताया मैंने? फ्रेश वाटर। और फ्रेश वाटर क्यों है ज्यादा बे ऑफ बंगाल में? क्योंकि मोर रेनफॉल एंड इनफ्लक्स ऑफ फ्रेश रिवर वाटर। एक तो रेनफॉल भी बहुत ज्यादा होता है, मतलब फ्रेश वाटर का वो इंटेक है, और दूसरा फ्रेश रिवर वाटर भी फ्रेश वाटर वहां पे मिक्स करता है, तो ज्यादा फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी होती है, मिक्सिंग कम होता है, क्योंकि दो अलग अलग टाइप के वहां पे वाटर है, फ्रेश वाटर एंड सलीन वाटर, और जो फिर आपका ओवरलाइंग आपका फ्रेश वाटर होता है उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है, वो एक्चुअली एक्सचेंज नहीं करता ही उसके अंडरलाइंग सलाइन वाटर के साथ, करेक्ट। सो मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर द वार्म वाटर टू मिक्स विद कूलर वाटर, ठीक है। बताया अभी मैंने कि वो इंपॉसिबल बन जाता है कि ऊपर का जो कुछ फ्रेश वाटर है, जो वार्मर है, वो नीचे के कोल्डर सलाइन वाटर के साथ मिक्स हो, उसके कारण वहां पे क्या बनते हैं? डिप्रेशन बनते हैं। डिप्रेशन मतलब लो प्रेशर एरिया, ठीक है। डिप्रेशन मतलब होता है लो प्रेशर एरिया। मैंने डंडा बताया था इसके पहले, हमने देखा था कि लो लाइन एरिया इज नथिंग बट डिप्रेशन, ठीक है, सिंक्लाइन, बट डिप्रेशन का मतलब यहाँ पे लो प्रेशर भी होता है, ठीक है ना। लिंक विद पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन के साथ एक्चुअली लिंक है, ये आप शायद नहीं सोच पाते क्योंकि हमने पढ़ा नहीं था ये। हम लोग जब एल नीनो का टॉपिक मैंने कहा ना, एल नीनो हम लोग पढ़ने वाले सामने आके, तब मैं समझाऊंगा आपको। तो इसका क्या लिंक है बेसिकली, देखो अगर हमने वर्ल्ड मैप देखा है तो आपको एक चीज समझना जरूरी है, ये वाला रीजन मैं वहां पे फिर से एक बार रिवाइज करूंगा कि ये इंडिया है, इंडिया के बाद हमने देखा है कि इस तरीके से कोई कंट्री है एशिया वगैरह के, करेक्ट, यहाँ पे इस तरीके से एशिया वगैरह, यहाँ पे इंडोनेशिया है, यहाँ पे इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे चाइना वगैरह, ठीक है। तो बेसिकली यहां तक हमारा क्या है, बेसिकली मैं अभी इसे रफली लिखाता हूं, तो ये हमारा, सॉरी इधर से, हाँ, ये हमारा है इंडियन ओशन, ठीक है, इंडियन ओशन। और इंडियन ओशन बाद इधर में जो कुछ आपका ऑस्ट्रेलिया वगैरह का पार्ट है, यहाँ पे पैसिफिक ओशन। सो अभी इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में एक्चुअली एक रिलेशन है, ये हम लोग सामने आके समझेंगे, बट यहाँ पे अभी फिलहाल तो समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। तो बेसिकली क्या है ना, पैसिफिक ओशन इज मोर वार्मर, ठीक है, ये भी अच्छा खासा वार्म है। तो यहाँ पे भी ना साइक्लोनिक सिस्टम यूजुअली बनती है, ठीक है, जो हमने टाइफून वगैरह के नाम से बताया था ना कि यहाँ पे बड़े टाइफून वगैरह आते हैं, साइक्लोन से होते हैं, बट उनको टाइफून कहा जाता है इन साउथ चाइना से। तो ये जो कुछ प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर होता है ना, कभी कभी ये विंड के द्वारा इधर भी एंटर करते हैं, ये कभी कभी पैसिफिक ओशन का जो कुछ आपका साइक्लोनिक सिस्टम है ना, वो एंटर करता है इंडियन ओशन में, और इंडियन ओशन में एंटर कर रहा है तो कहां पे कर रहा है? बे ऑफ बंगाल में। तो ये बे ऑफ बंगाल में जो कुछ प्री एग्जिस्टिंग आपके लो प्रेशर कंडीशंस है उनके साथ ये मिक्स हो जाता है और ये फिर एक साइक्लोन बना देता है। तो ये इसका रोल है कि लिंक विद द पैसिफिक ओशन, क्या लिखा हुआ है? वेस्टर्न पैसिफिक ओशन इज हॉट बेड फॉर द साइक्लोनिक एक्टिविटी, जो हमने देखा था साउथ चाइना सी वाला, जहां पे उसको टाइफून कहा जाता है, तो ये हॉट बेड है फॉर द साइक्लोनिक एक्टिविटी, मतलब वहां पे साइक्लोनिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा लेवल पे आती है, करेक्ट। सम सिस्टम्स आर सो पावरफुल दैट इट कैन मूव इनटू द बे ऑफ बंगाल रीजन, तो कभी कभी वो बे ऑफ बंगाल रीजन से इंडिया के तरफ इधर में भी एंटर कर जाती है बे ऑफ बंगाल में। तो ये भी इसका एक रीजन है कि व्हाई मोर साइक्लोनिक बे ऑफ बंगाल देन द अरेबियन सी। क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है, देखो ये मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए रखे हुए क्वेश्चन है, इससे आप खुद को जज मत करो, नहीं तो आप बोलोगे तो सर क्या टफ क्वेश्चन थे, ऐसा भी सोचना पड़ता है क्या? ये तो सिर्फ हमारी प्रोसेस अभी स्टार्ट होगी, मैंने पहले कहा था मैं मेंस का आपका जो भी ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीजें हैं वो मैं आपको समझाऊंगा प्रॉपर्ली, हर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्ली कि कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। बट मैं आपको यहाँ पे आंसर नहीं बताना चाह रहा हूं, मुझे आपको बताना है कि आपको सोचना कैसे क्वेश्चन को देख के,
क्वेश्चन जब आएगा तो आपको एग्जैक्टली आंसर की तरफ कैसे जाना है सो दैट कि वो अप टू आंसर निकले या फिर प्रॉपर हिट करे आंसर को, सो दैट आपको अच्छे मार्क्स मिले। क्लियर? तो इसके बाद और एक क्वेश्चन बाकी है, शायद आप इसको समझ सकते हो या फिर लिखा हुआ है, आप उसको समझने की कोशिश करो। मैं तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा वैसे, बट इसी के ऊपर लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, सिर्फ क्वेश्चन है ट्विस्टर के नाम से लिखा हुआ है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर लार्जली कन्फाइंड टू साउथ चाइना सी, बे ऑफ बंगाल एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको। सभी के सभी एक ही लैटिट्यूडनल एक्सटेंट पे आते हैं। अगर आपने लैटिट्यूड वाइज अगर देखा तो बे ऑफ बंगाल, चाइना सी एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको तीनों एक ही लैटिट्यूडनल रीजन में है जहां पे साइक्लोन्स बहुत ज्यादा बनते हैं। तो ऑब्वियस है कि वहां पे एक पर्टिकुलर कंडीशन बन रही होगी तीनों में कॉमन, इसकी वजह से वहां पे साइक्लोन्स बन रहे हैं। करेक्ट? इसको पढ़ने की कोशिश करो, आप समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट लेक्चर में तो मैं बताऊंगा आपको, बट जैसे मैं बता रहा हूं कि यही क्वेश्चन जो 5-6 साल पहले पूछा गया था सेम लाइन पे, लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया है ट्विस्टर के नाम से। मैं दिखा दूंगा आपको, क्वेश्चन मैं ग्रुप में डाल दूंगा, उसका भी सेम ही आंसर रहेगा। क्लियर? ठीक है, सोचिए। ठीक है, तो हम लोग आज रुक रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। चलिए, थैंक यू। डाउट निकल गया। रिकॉर्डिंग माहिती नाही झाला. नाही म्हणजे अशी हँग नाही झाली ना.